लॉयर का काम सिर्फ कोर्ट में ही होता है। कि मुमरा की बेटी, बहुत खुशी होती जब सुनकर, जब लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ मैं कि मुमरा की बेटी। रिजर्वेशन कहीं और का है, किसी और को जो है वो बिल्डिंग्स मिल गई वहाँ पर बनाने। लॉ की जानकारी होना ज़रूरी है। एडवोकेट्स इमोशनली डिटैच होते हैं। जब मैंने उनको कहा, अरे बेटा टेंशन मत ले, करवा के देंगे इंशाल्लाह ज़रूर, वो बच्चे पूरे अलमास कॉलोनी की नाके तक मेरी गाड़ी के पीछे 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 आए। अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम नदीम मेमन ब्लॉग्स। वेल, आज के पॉडकास्ट में हम मिल रहे हैं एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी से जो सिर्फ एक सक्सेसफुल एडवोकेट नहीं बल्कि एक आवाज़ है उन लोगों के लिए जो अक्सरियत सिस्टम के पीछे छुप जाते हैं। मुमरा से बिलोंग करने वाली एडवोकेट ना सिर्फ लीगल दुनिया में अपना नाम बनाया है बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट एंड सोशल जस्टिस के लिए भी काफ़ी एक्टिव रही है। चलिए उनसे जानते हैं उनकी जर्नी, उनके चैलेंजेस और वो काम जो वो ग्राउंड लेवल पर कर रही हैं। सो प्लीज़ वेलकम मिस एडवोकेट फरहत शेख। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे हो फरहत? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं। वेल, आई थिंक ये हमारी फर्स्ट मीटिंग है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि फरहत को यहाँ पे मैंने पर्सनली पब्लिक डिमांड पे बुलाया है। ओके, मैं इनका ना जानता था, शायद मुझे भी नहीं जानती थी, कभी नहीं मिले। और मुझे लोगों से एक्चुअली कहीं ना कहीं लोगों का मैसेज आया, इनके लिए क्वेश्चंस आए कि भाई ये सब सवाल हमको फरहत से जानना है कि कहाँ, क्योंकि काफ़ी आई थिंक लास्ट 60 to 90 डेज से ये कहीं पे सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं है। मैं एक्टिव हूँ, लेकिन कैसे थोड़ा जो ड्यूरेशन था शायद से वो सोशल मीडिया पे अपलोड करने का शायद वो लोगों को नहीं दिखा होगा। तो क्योंकि लोग हमेशा मुझे रास्ते में चलते चलते पूछते हैं कि आपका भी कोई वीडियो नहीं आया, कोई इशू आपने नहीं रेस किया। तो ये होता है, बट ठीक है, मुझे खुशी है इस बात की कि लोग जो है वो पूछते हैं, चलते फिरते लोगों के जो है वो एक डिमांड है। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उमराल के लोग जो है वो मुझे पसंद कर रहे हैं। और जो लोग पसंद कर रहे हैं वो आपको मैं बेसिक चीज़ क्लियर हूँ, कोई ऐसे कॉमन पब्लिक भी नहीं है। हाँ। ये वो लोग हैं, आपके जो वेल विशर है वो लोग हैं जो एक अच्छे लेवल पर है, जबकि मैंने कोई डिस्क्लोज नहीं किया, लेकिन बाद में आपको पता लगा वो कैसे लोग हैं माशाल्लाह। ओके, सबसे पहले तो मैं बहुत सारे सवाल है जिसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा, लेकिन एक बेसिक सवाल से शुरू करता हूँ जो मैंने थोड़ा सा स्टडी किया आपके बारे में। मैंने 2 नाम आपके सुने। अच्छा, ठीक है। अच्छा, आपको ये पॉडकास्ट इज लाइक अ कैजुअल टॉक। आपको लग रहा है इस पे बात करना तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन स्किप इट। मैंने आपके नाम 2 सुने वहाँ पे, एक है मुमरा की बेटी जी और एक है जिन्ना की पोती। तो ये क्या कॉन्सेप्ट, ये समझ नहीं आया। सबसे पहले तो बता दूं कि मुमरा की बेटी, बहुत खुशी होती जब सुनकर, जब लोगों के मुंह से ये सुनती हूँ मैं कि मुमरा की बेटी। तो ये एक इमोशन है मेरे मुमरा के लोगों का मेरे लिए। तो मैंने इसको मतलब उन्होंने मुझे बहुत दिल से ये नाम दिया है और मैंने उसको बहुत दिल से उसको एक्सेप्ट किया है। और मैं अपना हर वो फ़र्ज़ निभाना चाहती हूँ और मैं कर रही हूँ जो एक बेटी अपने घर के लिए करती है। तो मुमरा शहर मेरा एक घर है और उसके लिए जो मेरे से हो सकता है मैं उसको करूँगी और मैं करते आ रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और कहीं लोगों ने, पूरे मुमरा के लोगों ने मुझे जो है वो सपोर्ट किया। और जहाँ तक रही बात जिन्ना की पोती, तो मैं कहूँगी कि वो लोग जिन्होंने मुझे ये नाम दिया है उनकी नॉलेज कम है। उनकी नॉलेज ज़रा कम है, क्योंकि जिन्ना की पोती, जिन्ना जो है वो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो है वो बिलोंग करते थे, जो आज़ादी के पहले की मुस्लिम लीग थी। अच्छा। और मैं जिस पार्टी से हूँ वो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है, जो आज़ादी के बाद 10 मार्च 1948 में बनी। ओके। तो ये मैंने कहा ना, ये ऐसे लोग जिनको, जो बड़े बड़े पद पर आकर बैठे लेकिन इतनी बेसिक चीज़ और इतना बेसिक डिफरेंस आज भी उनको नहीं पता। तो ये उनके लिए क्वेश्चन है कि इतने बड़े पोस्ट पर आकर आप जब किसी के ऊपर कोई उंगली उठाते हो तो आपको अपना जो नॉलेज है ना उसको भी क्लियर रखना चाहिए। आप किसी को भी कुछ भी बोल दोगे तो कल को क्वेश्चन आपके ऊपर उठता है कि आप जो नॉलेजेबल पर्सन नहीं हो, इसलिए आपने उसको ऐसा बोला। तो मैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी से हूँ। बेसिकली आज़ादी के बाद जब जो पार्टीशन हुआ, पार्टीशन में कुछ लोग पाकिस्तान चले गए, कुछ लोग जो है वो हिंदुस्तान में रह गए और बाई चॉइस हम रहे यहाँ पर, हम यहाँ पर रुके। अच्छा, जब मोहम्मद अली जिन्ना जब पाकिस्तान गए और वहाँ पर इस्माइल साहब कोया करके भी एक हमारे जो यहाँ इंडिया आकर जब उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, मैं उसकी थोड़ी सी तारीख आपको सामने रखना चाहती हूँ आपके पॉडकास्ट के ज़रिए। तो उस वक्त जो ऐसा था कि उन्होंने बोला कि मतलब वो जब पाकिस्तान चले गए तो उन्होंने देखा कि कहीं ना कहीं जो है हमारी माइनॉरिटीज़ पर हमेशा से कोई ना कोई हमले होते हुए आए, उनको सेफगार्ड के लिए कोई ना कोई तो वहाँ पर चाहिए। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान अपनाया, लेकिन इस्माइल साहब कोया ने बोला कि नहीं, हम हिंदुस्तान वापस जाएंगे, हमारी एक अपनी जमात बनाएंगे जहाँ पर माइनॉरिटीज़ की सेफगार्ड के लिए बात होगी और वहाँ पर उनके लिए काम होगा। तो इंडियन यूनियन
यूनियन मुस्लिम लीग 10 मार्च 1948 को बनाई गई। इस्माइल साहब कोया जो है वो उसके फाउंडर रहे हैं। और 1948 से आज 75 साल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी को हो चुके हैं। आज भी संसद में कोई भी ऐसा वक्त नहीं रहा है जिसमें हमारे एमपी चुनकर नहीं आए। हाल फिलहाल में भी हमारे लोकसभा में 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा में भी 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है हमारे। तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग हमेशा से जो है वो संसद का हिस्सा रही है आज़ादी के बाद से। वाओ, अमेजिंग अमेजिंग। डर नहीं लगता इतना खुल के वो करने के लिए? डर किस बात का? सच बोलने में डर किस बात का? जब आपके पास कोई, मैंने हमेशा कोशिश की, क्योंकि मैं एक एडवोकेट भी हूँ और मैं बहुत अच्छी टीम रखी हूँ अपने पास, हमारे पास बहुत अच्छी टीम है, तो हम लोग कभी भी डरते इसीलिए नहीं ना क्योंकि हम कागज़ को लेकर बात करते हैं। कागज़ को कोई चैलेंज नहीं कर पाता, कागज़ दिखाना बहुत ज़रूरी था। हम जब कागज़ लेकर बात करते हैं ना, आज मैं बड़ी बात से तौबा, लेकिन इतनी हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीज़ें जो है लोगों के बीच रखी है, तो आज तक कई दूसरे लोगों पर जो हवाई बात करते हैं उनके ऊपर कई इल्ज़ामात लगे, कई एफआईआर हुए, किसी को तड़ीपार किया गया, लेकिन अल्लाह का बहुत एहसान है कि हमने जो है वो हमेशा कागज़ दिखाकर बात की। तो किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो अल्लाह की ज़ात है जो हमारी हिफाजत करती है और हमें इतना डेयरिंग देती है कि हम जो वो लोगों के लिए काम करें और कागज़ दिखा के। और मेरी ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ कि कागज़ दिखा के आप बात करो, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और सच बोलने में किस बात का डर? अच्छा, ये IUML राइट? हाँ जी, इंडियन यूनियन मुस्लिम। ये आई थिंक महाराष्ट्र में इतनी एक्टिव नहीं है जी। तमिल तेलुगु ये मलयाली मतलब केरला में बहुत एक्टिव है, और तमिलनाडु से भी हमारे एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है हमारे वो तमिलनाडु से है, और 4 जो है वो केरला से है। और केरला में इसके काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह, ये तो अपोजिशन पार्टी है, एक्चुअली मैं बोल सकती हूँ पैरेलल गवर्नमेंट की तरह काम करती है वहाँ पर। क्योंकि अभी आपको अगर रिसेंटली पता होगा, वायनाड में जो लैंडस्लाइड हुआ था, अभी कुछ 6 महीना पहले लैंडस्लाइड जब हुआ था, तो मुस्लिम लीग पार्टी ने बाकायदा गवर्नमेंट जैसे एड्स देती है ना, कि मतलब अगर किसी का घर बह गया तो उनको घर के बदले घर दिया गया, अपनी ज़िंदगी शुरुआत करने के लिए 15,000 रुपये नकद अमाउंट दिया गया उनको। उसके बाद जिसकी गाड़ियाँ उस लैंडस्लाइड में ख़राब हो गई, जिसके जो टेम्पो चलाता था, जो गाड़ियाँ चलाता था, जिनकी पर्सनल व्हीकल्स थी, उनको उसके बदले वो दी गई। तो ये एक सरकार का काम होता है। लेकिन इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग वहाँ पर पैरेलल गवर्नमेंट की तरह, वो सरकार में है लेकिन वो पैरेलल गवर्नमेंट की तरह वो खुद अपने आप से उन्होंने सारे लोगों को वहाँ पर एड किया। और हमारे वहाँ पर अपोजिशन जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी है PK कुणालुकुट्टी साहब, ये जो है हमारे केरला असेंबली के अपोजिशन लीडर भी है। तो बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है, और इंशाल्लाह कभी मौका मिला था हम उनके बारे में भी बात करेंगे। तो ये है कि PK कुणालुकुट्टी, PK कुणालुकुट्टी बहुत ही डैशिंग पर्सनालिटी है। तो ये महाराष्ट्र में दरअसल में देखा जाए ना, तो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ पर लोग कॉरपोरेशन में है। आप अगर अमरावती देख लो, आप अगर नागपुर देख लो, नागपुर के अलावा मालेगांव में है, यहाँ तक कि भिवंडी में भी हमारे नगर सेवक रह चुके। 1985 to 96 तक जो है वो हमारे नगर सेवक वहाँ पे भी रह चुके। तो कॉरपोरेशन में जो है वो मुस्लिम लीग जो है एक्टिव है यहाँ पर। हाँ, लेकिन असेंबली की भी तैयारी करेगी इंशाल्लाह जल्द, और आने वाले 5 साल 10 साल में इंशाल्लाह महाराष्ट्र असेंबली में भी मुस्लिम लीग की जो है वो आपको वहाँ पर MLA दिखेंगे, और मुस्लिम क़यादत के लिए भी लोग इंशाल्लाह आपको खड़े हुए मिलेंगे। Okay, सबसे पहले आपकी लीगल जर्नी के बारे में बात करते हैं कि लॉयर बनने का डिसीजन कैसे लिया? देखिए कैसा है, बहुत इंटरेस्टिंग रहा है, क्योंकि मैं मेरा ग्रेजुएशन 2014 में कंप्लीट हो चुका था। 2014 हाँ, बोल सकते हैं 2014 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका था। मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं उसके बाद कंटिन्यू करूँ, मैं डायरेक्टली लॉ के लिए जो है वो एडमिशन लूँ, लेकिन कुछ ना कुछ होता गया और मैं नहीं कर पाई। और 2020 में मैंने फिर एडमिशन लिया डायरेक्टली लॉ के लिए। उस बीच में मैंने मेरे 2 मास्टर्स डिग्री कंप्लीट किए। मैंने एक मास्टर्स इन हिस्ट्री किया है और एक मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस। मैंने आपके प्रीवियस एक वीडियो में भी देखा, राधा कृष्ण पिल्ले साहब यहाँ पर आए हुए थे आपके स्टूडियो में, वो हमारे डायरेक्टर है कोर्स के। तो वो मेरे और हमारे काफ़ी अच्छे वेल विशर भी बोल सकते हैं, वो हमारे दोस्त की तरह है, तो वो हमारे साथ रह चुके हैं। तो मैंने वो 2 कोर्स किए हैं। उसके बाद मैंने 2020 में मैंने लॉ किया। लॉ करने का दरअसल मकसद ये था कि मैं कॉलेज टाइम से मैं बहुत सोशली पे मैं काफ़ी एक्टिव रहा मतलब थी, और मैं NSS लीडर थी उस टाइम पर, और मैंने 200 से 500 बच्चों को जो है वो खुद हैंडल किया। हमने कॉलेज टाइम में भी काफ़ी जो है वो सोशल वर्क किया है, सोशल एक्टिविटीज़ किए, हमने बड़े बड़े कैंप्स किए, हमने लीडरशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए हैं जब मैं कॉलेज टाइम में थी। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो ये कह सकते हैं कि सोशल एक्टिविटी करने का कीड़ा था अंदर से, कि हाँ करना है, कुछ तो करना है और करते रहना है। और फिर बाद में जब थोड़ा होश संभालने लगे, जब हमने हमारी सोसाइटी में आसपास में देखा
कि यहाँ पर एक ही एमएलए 15-15 साल से आ रहे हैं, वही नगर सेवक 15-15 10-10 साल से बैठे हुए हैं, लेकिन चेंजेस कुछ भी नहीं। मैं जिस क्षेत्र में रह रही हूँ, अच्छा आज भी अगर आप देखा जाए तो आज से मेरे ख्याल से 4-6 महीने पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, टीएमसी के अपोजिशन लीडर जो थे रह चुके, वो पिछले 15 साल से 20 साल से जो है वो नगर सेवक है, लेकिन आज भी वो पानी के लिए धरना बोल रहे हैं, समझ रहे हो? तो मतलब ये सारी चीज़ें देखी, तो सोशल वर्क करना था, फिर साथ में लॉ भी करना था। तो मैंने सोचा कि जब सोशल वर्क आप करते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी लॉ की नॉलेज भी होना चाहिए। अच्छा। हाँ, कि आपको पास अगर लॉ की अच्छी नॉलेज हो ना, तो आप किसी को भी पकड़ सकते हो बराबर। आपको वो लीगल पॉइंट्स, आपको लूप होल्स मालूम होते हैं कि हम इसको कहाँ पर पकड़ सकते हैं। अच्छा। ऐसा तो उस वक्त सोचा था कि हाँ चलो ठीक है, काम करते हैं, सोशल एक्टिविटी कर रहे हैं, लेकिन साथ में लॉ की नॉलेज होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर हमने ये वो करते 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 फाइनली 2020 में मैंने लॉ का जो है वो लॉ में एडमिशन लिया, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी टीम बनी, बहुत अच्छे दोस्त मिले वहाँ पर, और बहुत सपोर्टिव दोस्त मिले वहाँ पर। आज भी हमारे साथ खड़े रहते हैं, कभी भी हमारे कोई भी इशू रहता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह तब मैंने सोचा था कि नहीं, अगर सोशल वर्क करना है तो साथ में लॉ की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए हमने फिर लॉ का जो है डिसीजन लिया। मैंने एक इंटरव्यू आपका देखा था कि जिसमें आपने कहा था कि मेरे को बचपन से लीडरशिप क्वालिटी बाय डिफॉल्ट, वो मैं आपको बताती हूँ वो क्यों। क्योंकि मतलब मैंने अपनी लाइफ को एनालाइज की। मतलब मुझे ऐसा लगा कि 2014, मैंने आपको पता मेरा कॉलेज टाइम था, तब तक मैं एनएसएस लीडर थी और मैंने ये सारी एक्टिविटी की। और मैंने हमेशा देखा कि मैं हमेशा मेरे क्लास टाइम में भी मैं हमेशा मॉनिटर ही हुआ करती थी, क्लास रिप्रेजेंटेटिव मैं हमेशा बना करती थी। मैं ऐसी बात, फिर मुझे ऐसे मैंने एनालाइज किया तो मुझे पता चला, मतलब मेरे दादा दरअसल जो थे ना, वो सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे। मतलब अंग्रेज़ों के टाइम पर उन्होंने जो है वो आर्मी में थे, तो वो कहीं ना कहीं खून में, इसलिए मैंने बोला ना वो अंदर से है कहीं से, तो वो खून में होता है ना, तो आप उसको नहीं बदल सकते। ग्रैंडफादर इन आर्मी, वो भी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में थे, तो वो खून में है, तो आप खून को नहीं बदल सकते। खून से जो जनरेशन टू जनरेशन आया है ना, तो इसीलिए फिर मैंने अपनी लाइफ को एनालाइज किया कि तभी आज मतलब हम जो है वो ये सारी चीज़ों का हम फौरन जो है वो पकड़ पा रहे हैं, हम उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हैं, क्योंकि ये खून में, आप खून को नहीं कर सकते। ये फिर आईयूएमएलए की ऑप्शन तो बहुत सारे थे, आपकी सेक्युलर पार्टी से भी ज्वाइन कर सकते थे। नहीं, देखिए मेरे हिसाब से, मतलब जो मेरी सोच है, मेरी सोच ये है कि अगर हम उम्रा की ही बात करें, तो वहाँ पे जो पार्टीज़ है ना, मुझे वो सिर्फ चुनावी सेक्युलर लगती है। यानी सिर्फ चुनाव के टाइम पे वो सेक्युलर हो जाती है और बाकी टाइम पर वो सेक्युलर नहीं रहती, और हमारी आइडियोलॉजीज़ नहीं मिलती। दूसरी बात ये है कि उनका और हमारा काम करने का स्टाइल जो है वो काफ़ी अलग है। और मुझे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ना, काम करने में एक आज़ादी होनी चाहिए। आप किसी के थ्रू, किसी के मार्गदर्शन में, किसी का ये करके बस वही आपके हर लोग वो रिपीट करें और सिर्फ आप ही का नाम हो। क्यों? आपकी कोई मेंटल, आपका कोई थॉट नहीं है क्या? आपका कोई थॉट प्रोसेस नहीं है क्या? आपका कोई लाइफ स्टाइल, आपका काम करने का कोई स्टाइल नहीं है क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि इंसान अपने काम में जो उसको आज़ादी मिलनी चाहिए। इवन मेरी टीम में जो लोग हैं ना, मैं उनको कभी नहीं बोलती हूँ कि यही करना है, ऐसा ही करो, आप फ्री हो, आपको जो करना है। मैं लोगों को ये बोलती हूँ। तो वो लोग जब हम उनको उनके ऊपर छोड़ते हैं ना, तो वो अपना क्रिएटिव माइंड लेकर आते हैं। फिर वो बोलते हैं नहीं ऐसा नहीं, ऐसा भी हो सकता है, नहीं ऐसा नहीं, ऐसे भी हो सकता है। तो ये जो फ़र्क है ना, तो ये जो चुनावी सेक्युलर है और ये जो सोच का फ़र्क है और आइडियोलॉजी जो अलग है, काम करने का स्टाइल, ये मुझे इजाज़त नहीं देता किसी और पार्टी में जाने की। जो आज़ादी मुझे यहाँ पर मिलती है काम करने की, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें रहकर भी जो लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, तो मुझे खुशी है इस बात की। और इंशाल्लाह आज नहीं तो कल, मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। आप मेहनत करते रहो, मेहनत करना आपका काम होता है। देने वाला ऊपर बैठा है, वो देख रहा है कि आप किस नीयत से काम कर रहे हो। आपकी नीयत अच्छी है, नीयत में हमेशा अल्लाह बरकत देता है। बस यही थॉट के साथ मैं चलती हूँ हमेशा, तो देखिए इंशाल्लाह। ओके, आपने इलेक्शन भी लड़े लास्ट प्रीवियस टाइम? हाँ, 2019 में दरअसल मेरी एज कंप्लीट हुई 25, और मैंने उस वक्त फॉरेन असेंबली इलेक्शन था क्या वो? नहीं, ठीक है था, डिसीजन अच्छा था वो, मेरे हिसाब से तो नहीं गलत था वो डिसीजन अच्छा था, वो डिसीजन अच्छा था। उसके बाद भी वो बात अलग है कि शायद मैं उसमें नहीं कामयाब हो पाई, कोई बात नहीं, लेकिन वो मेरे करियर की, एक पॉलिटिकल करियर की शुरुआत थी। तो उस वक्त मैं समझती हूँ कि शायद बहुत चीज़ें थी जो होनी चाहिए उसके बाद, लेकिन मैं सीखी हूँ। मैंने बहुत सीखना ज़्यादा ज़रूरी होता है, इंसान को जो है ना सीखना चाहिए। तो वो उससे मैंने कई चीज़ें सीखी, उसके बाद हमने कई एक्टिविटीज़ की। इलेक्शन अल्टीमेट, एक पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो होती है उसका अल्टीमेट गोल तो यही होता है कि मैं इतना मेहनत करने के बाद एक इलेक्शन लड़ूँ, और क्योंकि वो एक प्लेटफॉर्म होता है। आप एक समाज सेवक रह के कितना काम कर लोगे?
जब आप पावर में रहोगे ना तब आप ज़्यादा काम कर सकते हो। तो Right है। पावर में रहना ज़रूरी है। ओके, तो आपके अल्फाज से मैं ये बोल सकता हूँ, फरहत या तो जीतेगी या तो सीखेगी, पर हारेगी नहीं। हारेगी नहीं, बिल्कुल इंशाल्लाह। ग्रेट। ओके, मुमरा जैसे एरिया में लॉ प्रैक्टिस करने का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ पर लॉ प्रैक्टिस का अगर बात किया जाए ना तो एक घर, सिंगल घर छोड़ कर ना आपको यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बहुत मिलेंगे आपको, और ड्रग्स के एडिक्शन के जो केसेस बहुत मिलेंगे आपको, और यहाँ पर लोग जो है वो टोरेंट के केसेस बहुत ज़्यादा मिलेंगे आपको। टोरेंट जो है वो बहुत बड़ा सो कॉल्ड अभी हमारे प्रेजेंट एमएलए का लाया हुआ एक तोहफा है लोगों के लिए, तो वो आपको केसेस बहुत मिलेंगे। तो ये ऐसे कई केसेस है जो मतलब लोग परेशान हैं। अच्छा, इतनी सारी जद्दोजहद के बाद हर कोई टोरेंट के अगेंस्ट जा रहा है, हाँ। पर टोरेंट ही नहीं जा रहा है, क्यों ऐसा? क्योंकि टोरेंट को लाने वाले नहीं गए ना। टोरेंट को जिसने लाया वो तो अभी भी बैठा हुआ है, अगर वो जाए तो टोरेंट भी चले जाएगी। टोरेंट आने का रास्ता असेंबली से है, तो जाने का रास्ता भी असेंबली से होगा, और असेंबली में कौन है? तो असेंबली में बैठने वाले अगर टोरेंट को भगाना चाहे चुटकियों में भगा सकते हैं, ये मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ। आज भी मेरे पास इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे प्रूफ है, अगर वो एमएलए आकर मुझे बोल दे कि भाई ये दे दो, मैं अभी टोरेंट को भगा दूँ, मैं सारे प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वो नहीं करेंगे। 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है। अच्छा, अब लोग बोलेंगे कि आप कैसे ये तहमत लगा रहे हो कि भाई उन्होंने ही लाए करके। मैंने इसके अभी बीच में इलेक्ट्रल बॉन्ड्स करके बहुत बड़ा स्कैम जो है वो खुला था, अगर आपको याद होगा, कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, ये साल भर की बीच की बात है। उसके बीच में टोरेंट पावर से इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए लिए थे, और ये उसी टाइम की बात है जब 2019 का एमएलए इलेक्शन चल रहा था। सुबह के टाइम पर आके सारे लोगों को बोलते हम तुम्हारे साथ हैं, हम टोरेंट को आने नहीं देंगे, हम ये नहीं होने देंगे, हम वो नहीं होने देंगे। रातों रात टोरेंट से पैसे ले लिए, उसका प्रूफ मैंने मीडिया में दिया था। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के सारे रिकॉर्ड्स मेरे पास आज भी मौजूद है। आप बताइए, इतना बड़ा उनके खिलाफ बोलने के बाद भी आज अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों? क्योंकि हमने पेपर रख कर बात किया, हमने कागज़ दिखाया लोगों को कि देखिए, ये 5 अक्टूबर में, मैं वो दिन आज तक नहीं भूली हूँ, 5 अक्टूबर 2019 की बात बता रही हूँ मैं। वो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स उसी दिन इशू किए गए और 3-3.5 करोड़ रुपए लिए गए। तो ये कहाँ से, ये क्यों किया आपने? तो इसलिए कह रही हूँ कि असेंबली से ही आया है, असेंबली से ही जाएगा, और असेंबली से कब जाएगा? जब वो बैठा हुआ जाएगा। आपके जर्नी के इनिशियल चेंजेस क्या रहे और आपने उन्हें कैसे फेस किया? हाँ, ये क्योंकि ये देखिए, पॉलिटिक्स में ना यूजुअली लड़कियां आना बोले तो मतलब लोगों को ऐसा लगता है कि लड़की क्यों पॉलिटिक्स करेगी? ठीक है, आप टीचर बनो, आप डॉक्टर बनो, आप ये करो, आप वो करो, फिर घर संभालो। लेकिन मेरे लिए ये थोड़ा चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा, मैंने डिसाइड किया कि मैं 2019 का चुनाव लड़ूंगी, तो कई हमारे ही क्लोज लोग, जो क्लोज रिलेटिव्स और जो दोस्त अहबाब जो थे, जो ऐसे लोग थे जो सपोर्ट करते थे, लेकिन बाद में उनको ऐसा लगा कि नहीं, ये लड़की की बस की बात नहीं है। अच्छा, ये लड़की की बस की बात नहीं है, उन्होंने ऐसा बोला। तो हमने उनसे कहा कि आप एक बार यकीन रखें, एक बार आप आप देखिए कि इंशाल्लाह हम करेंगे, कुछ बेहतर करेंगे। तो मुझे खुशी है कि उनका आज यकीन जो है वो, उनका जो एतमाद मैंने तोड़ने नहीं दी, हमने पूरी कोशिश की है। और उसके बाद ये हुआ कि 2021 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद घर संभाल कर, कॉलेज था उस वक्त, कॉलेज चालू था, लॉ कॉलेज मेरा, फिर उसके बाद फील्ड को भी संभालना, फिर रात में फिर जाओ और घर को भी देखो, तो ये बहुत चैलेंजिंग था। मतलब ऐसा मेरा ये जो मेरा जब तक कॉलेज चालू था, वो मेरा जर्नी ऐसा रहा है ना कि अगर मुझे 7 बजे सुबह कॉलेज के लिए निकलना है ना, तो मैं 3:30-4 o'clock मॉर्निंग में मैं उठती थी। और मुझे मेरे घर के काम निपटा कर, फिर हस्बैंड को भी जाना होता था, फिर मैं अपना काम निपटा के फिर मैं कॉलेज जाती थी, फिर उसके बाद मैं ऑफिस पे भी टाइम देती थी, फिर हम फील्ड वर्क करते थे और हम लोगों से मुलाकात करते थे। ऐसी कई चीज़ें थी, कई चैलेंजेस थे, लेकिन वो कहते ना कि आप करते रहो मेहनत, सब्र करो, सब उसका फल होता है, मिलता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब से वो चीज़ें काफ़ी स्टेबल हो गई है। इनिशियल लेवल पर मैंने ये सारी चीज़ें जो है फेस किया है मैंने। क्या आपको लगता है कि लीगल सिस्टम आम लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड है? अगर हाँ, तो क्या सॉल्यूशन हो सकता है उसका? हाँ, मतलब एक्चुअली कैसे ना, ये जो लॉ जो है वो लोगों के बेटरमेंट के लिए ही बनाया गया है। लेकिन वो लोगों के लिए इतना मुश्किल कर दिया गया है, लोगों को समझ ही नहीं है। लेकिन क्योंकि क्या होता है पता है, हमारे यहाँ पर लोगों को ना लॉ की समझ नहीं है।
सही बात तो यही है कि अगर लोग थोड़ी बहुत भी नॉलेज रखे ना कि लॉ मतलब क्या होता है, वो आपके लिए आपके सेफगार्ड का काम करने लगेगी। अच्छा। हाँ, वो आपको आपको बचाएगी। लेकिन जब सामने वाले ने परख लिया कि भाई इसको कुछ नहीं मालूम है, तो वो आपको बराबर फिर वो बराबर कर सकता है। लेकिन आप अगर लॉ की नॉलेज रखते हो, ये कैसे हो सकता है पता है, मतलब लोगों को ना थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। आजकल वो रील्स पे इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप कोई नॉलेजेबल रील्स देखो। आजकल तो वो भी रील्स निकली है, आज कितने सारे मतलब ऐसे लॉज जो है वो रील्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए, प्रोफेसर्स कितने हैं। इनफैक्ट मैं खुद अपनी बात बताती हूँ कि मैं जब मेरे लॉ के एग्ज़ाम थे, इंटरनल एग्ज़ाम्स थे, तो मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था तभी कि मैं पढ़ पाऊँ। तो मैं वीडियो ऑन करती थी, घर में काम करती थी, रोटी बनाते बनाते मैं वीडियो सुनती थी और जाके इंटरनल एग्ज़ाम्स देती थी। तो ये ऐसी ये चीज़ों का जो है वो सही इस्तेमाल अगर इंसान करे ना, तो चीज़ें हो जाती है बैलेंस। बीइंग अ वुमेन लॉयर, क्या कभी जेंडर बायस फेस किया आपने? मैंने फिलहाल नहीं किया अब तक, लेकिन हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता होगा बिल्कुल, लेकिन मैंने अब तक नहीं देखा ऐसा कुछ। ग्रेट। आप मुंब्रा में वुमेन राइट्स के फील्ड में भी काम करती हैं? वुमेन राइट्स का ऑफ कोर्स, मतलब हमने कोई भी इश्यू को जो है वो छोड़ा नहीं है। ओके। जो आए हैं उनको हमने एक्सेप्ट किया, हमने अपना पूरा 100% देने की कोशिश की है। तो हमने और भी कई चीज़ें जो हमने आगे आने वाली चीज़ों साल के लिए सोच के रखा है, उसके अंदर ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वुमेन प्रोटेक्शन। अगर आपको हाल फिलहाल में याद होगा, 2 महीने एक डेढ़ महीने पहले की बात है, जो सम्राट नगर में जो बच्ची के साथ हादसा हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीज़ें मेरे नज़र में वो कोई मज़हब नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो सब लोगों ने अलग अलग एस्पेक्ट्स निकाले थे उसके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब कुछ नहीं है। गलत होता है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे वो कोई मज़हब का हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन गलत है। वो बच्ची के साथ गलत हुआ, हम उनकी फैमिली के साथ खड़े थे, हम वहाँ पर खड़े थे, हमने उनको सामने उनके कहा कि आपको किसी भी लीगल एड की ज़रूरत हो तो हम यहाँ पर आपके साथ खड़े हैं। हमने उनसे पर्सनल फॉलोअप भी ले रहे हैं, और वो शायद वो जो आरोपी था उसको कोर्ट में भी लेकर जाया गया, तो हम भी वहाँ पर उनकी बहन से फॉलोअप किया था उन्होंने, तो चल रहा है वहाँ पर। लेकिन कहीं पर भी उनको भी ज़रूरत हो तो मैं हमेशा उनके लिए वहाँ पर खड़ी हूँ। नेपोटिज्म के बारे में क्या, देखिए मैं एकदम साफ बात बोल दूं कि ये जो सवालात है ना, ये मेरे नहीं है, ठीक है ना। ये इनके वेल विशर्स ने बहुत सारे सवालात भेजा है, जिससे मेरा पूरा इनबॉक्स भर गया। तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा, बिकॉज टाइम लिमिट भी होता है ना। ओके, तो पहला सवाल था किसी का कि आप नेपोटिज्म के बारे में क्या कहना चाहते हो? नेपोटिज्म कहाँ नहीं है आजकल, कहाँ नहीं है। फिल्म इंडस्ट्रीज देख लो, कहीं पे भी देख लो, आज पॉलिटिक्स में भी है, हर जगह पर है। लेकिन हर बार ये ज़रूरी नहीं होना चाहिए, हर बार नेपोटिज्म अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें वो स्किल भी तो हो, उसमें वो काबिलियत भी तो हो कि जब वो इतने बड़े शहर का ज़िम्मा उठा रहा है या उठा रही है, तो वो इतना काबिल हो। अगर वो काबिल है तो बिल्कुल वो कर सकता है, लेकिन वो काबिल नहीं है तो शहर को दाव पे मत लगाओ। बस मैं ये बोलूँगी, शहर को दाव पे मत लगाओ, क्योंकि ऑलरेडी शहर जो है वो आज मुझे लगता है कि अगर सेम एमएलए 15-20 साल से रिपीट हो रहा है और वही नगर सेवक आ रहे हैं, तो फिर हमारा शहर जो है 15-20 साल पीछे क्यों गया। आज भी एजुकेशन का मामला देख लो, कितने ड्रॉप आउट्स हैं हमारे यहाँ पर, आज ड्रग्स उरूज पर है हमारे यहाँ पर, क्यों इसके ऊपर कोई काम नहीं हो रहा। आज ट्रैफिक का मामला देख लो, एक सिंगल रोड 3 किलोमीटर के रोड पर कितनी गाड़ियाँ चलेगी, इतने हॉकर्स है, आज हॉकर जोन क्यों नहीं दिया गया। सारे जो लीगल हॉकर जोन है वहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन बन गए, इलीगल कंस्ट्रक्शन में कोई किसी ने आवाज़ क्यों नहीं उठाई। ऐसे कई सवाल आते हैं। जो रिजर्वेशन की ज़मीनें थी उसको खा लिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया, उसके ऊपर कहीं ना कहीं किसी और के प्रोजेक्ट्स जो है वो दे दिए गए। अब ये जो मित्तल का प्रोजेक्ट है वहाँ पे भी अगर आप देख लो तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी ही बात है, रिजर्वेशन कहीं और का है, किसी और को जो है वो बिल्डिंग्स मिल गई वहाँ पर बनाने के लिए, फिर आपको बोला गया कि भाई उतने एरिया में आप इतना बना, आप स्कूल बना के दे दो, आप कॉलेज बना के दे दो, आप डेपो बना के दे दो, ये सारी चीज़ें। तो आप क्यों किसी शहर के लोगों के जो है वो सौदा कर रहे हो, और किससे पूछ के। शहर के लोगों ने आपको जिम्मेदार बना के भेजा है वहाँ पर, आप उनसे बिना पूछे उन लोगों का सौदा कर दोगे तो कभी ना कभी तो आपको आपके ऊपर आएगा ना वो चीज़। तो देखिए मैं हमेशा ये बोलूँगी फिर कि अगर काबिल हो तो करो, अपनी काबिलियत पे यकीन रखो और तुम बेटा राजा ही बनेगा ना। नहीं लेकिन अब राजा वो बनेगा। अच्छा एक बात अब बताओ, कितनी देर अगर उसमें वो काबिलियत है, कुछ दिन राजा बन के बैठा, ठीक है, कैसे राज्य चलाएगा। राज्य चलाना भी तो आना चाहिए। राज्य चलाना इंपॉर्टेंट है ना। आप राजा का बेटा राजा है तो बन के बैठ गए, लेकिन राज्य चलाना तो सब कभी ना कभी फिर उसका जवाल आ जाएगा।
आपका क्वालिफिकेशन क्या है? क्वालिफिकेशन दरअसल मैंने अभी बीए किया है। बीए मैंने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक में किया है। फिर मैंने मास्टर्स किया है हिस्ट्री में। फिर मैंने मास्टर्स किया है लीडरशिप साइंस में। फिर अब मैंने लॉ कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट इरादा है पीएचडी करने का। वेरी नाइस, वेरी नाइस। हैट्स ऑफ है आपके फैमिली वालों को, आपके हस्बैंड को, जो वाकई में इतना कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। वेल आप 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हो? 5 साल बाद तो मतलब मैं अभी आने वाला कॉरपोरेशन इलेक्शन भी है। हम सोच रहे हैं कि आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन में इंशाल्लाह मुस्लिम लीग लड़ेगी और मैं भी उस पार्टी से हूँ, तो हम लड़ेंगे ज़रूर। और एक मुझे छोड़िए, मैं अपने शहर को कहाँ देखना चाहती हूँ, मुझे तो ये सवाल होता है तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है कि मैं अपने शहर को उस काबिल बनाना चाहती हूँ कि मैंने देखा है महानगर पालिका में भी ना बेस्ट वार्ड का अवार्ड मिलता है। अच्छा? बेस्ट शहर का अवार्ड मिलता है। मतलब वो अपने वार्ड को जो है वो इस तरीके से आपने रखा। तो एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहती हूँ मैं कि आने वाले 5 साल बाद बोले कि ये फरहद का वार्ड है, लोग बोलना चाहिए ये फरहद का वार्ड है, हमारा वार्ड भी ऐसा होना चाहिए करके। हमको उस लेवल पर जाना है। ओके, ये आपने रिसेंटली मतलब आई थिंक रमजान से पहले आपने कोई एक भूख हड़ताल भी की थी? ये 2 साल पहले की बात है। ये भूख हड़ताल जो हमने की थी ये हॉस्पिटल को लेकर थी। दरअसल ये बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरी लाइफ का जो बोलते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो पार्ट है, क्योंकि हॉस्पिटल जो है ना वो हमेशा से मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। वो इसीलिए क्योंकि पूरा मुमरा शहर की अगर हम बात की जाए तो पूरे मुमरा शहर में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। ओके। और ये पहला सरकारी हॉस्पिटल बनने जा रहा था। लोगों में एक खुशी थी कि भाई अब वो 13 किलोमीटर कलवा नहीं जाना पड़ेगा। अगर हमारे घर में कोई इमरजेंसी हो गई तो अगर एम्बुलेंस में या गाड़ी में हम लेके जाते हैं बीच में ही मौत हो जाती है, तो हमको वो नहीं सफ़र करना पड़ेगा। कोई डिलीवरी वाली अगर लेडी है, उनको अगर जाना है तो रास्ते में डिलीवरी हो या उनको कॉम्प्लिकेशंस आ जाते थे, तो ये सारी चीज़ें हमको फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो लोगों में खुशी थी कि एक सरकारी हॉस्पिटल मिल रहा है। अब सरकारी हॉस्पिटल मिल रहा था, लेकिन अचानक से एक एमएलए का वीडियो आता है कि हम इसको प्राइवेट करने का सोच रहे हैं। एक वीडियो जब जारी हुआ था तब ये जो है मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची थी। उस बात को लेकर हमने कहीं लेटर वर्क किए, और जब हमें ये समझ में आया कि अब जो है ये प्राइवेट होने वाला है। हमारे पास हर गली में प्राइवेट हॉस्पिटल है, हमको प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं चाहिए। मुमरा की जो आबादी है वो रोज़ कमाने और रोज़ खाने वाली है। वो ऐसे लोग, हाँ, वहाँ पर ऐसे लोग नहीं है कि मतलब एट ए टाइम अगर गए अगर वो उसको मलेरिया निमोनिया हो गया तो 30-40 हज़ार नहीं दे सकते वो लोग। तो हमको ऐसा हॉस्पिटल चाहिए था कि ये मेरी पहले से डिमांड थी कि अगर कोई हॉस्पिटल में घुसे तो सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक उनका फ्री इलाज होना चाहिए। ये हमारी सोच थी। तो हमने सोचा कि चलो सरकारी हॉस्पिटल बन रहा है, लोगों को फ्री में जो इलाज मिलेगा। तो ये वीडियो जब वायरल हुआ तब मेरे दिल को और ये बहुत ठेस पहुंची। हमने काफ़ी लेटर वर्क किया, और जब हमें ये समझ में आया कि नहीं, सत्ता में लोग बैठे, उनके लोग बैठे हुए, जब प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, जब उसके ऊपर जो वोटिंग हुई, तब महासभा में जो लोग नगर सेवक यहाँ पर बन के बैठे थे, वो नगर सेवकों ने वहाँ पर महासभा में आवाज़ नहीं उठाई कि नहीं इसको प्राइवेट मत होने दो, यहाँ पर इसको गवर्नमेंट रखो, क्योंकि हमारे लोगों को गवर्नमेंट हॉस्पिटल चाहिए। वहाँ के लोगों ने नहीं, मतलब वहाँ के नगर सेवकों ने नहीं बोला। मुमरा के नगर सेवक अगर चाहते तो उसके खिलाफ में जो है वोटिंग कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो ये महासभा में लोग बैठे हुए, पावर में बैठे हुए लोगों ने इसको प्राइवेट करने का सोचा। वो प्राइवेटाइजेशन को रोकने के लिए मैं भूख हड़ताल पर बैठी थी। कितने दिन तक है? 9 दिन की भूख हड़ताल थी मेरी। ओके, लेकिन इसमें एक सवाल करूँ, ये भी सुना कि आप अलग से पहले बिरयानी खा के फिर बढ़िया तो ये जो है ना, अगर ऐसा कुछ है तो शायद उन्होंने कहीं CCTV कैमरे ऐसे लगा, लेकिन मेरे एक भाई ने उस वक्त जो है वो आधी रात में अचानक आए उस MLA को जिन्होंने ये स्टेटमेंट दिया उसको गलत साबित करने के लिए, क्योंकि मुमरा के लोगों को भरोसा था कि नहीं फरहद अगर, और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे लोगों के अंदर मेरे ये एतमाद है कि फरहद अगर करेगी तो वो गलत नहीं करेगी। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, ये लोग मुझ पर भरोसा करते हैं। मेरा भाई उस MLA को गलत साबित करने के लिए अचानक से रात में आया, और मैं एक और हमारे दिव्यांग भाई है यूसुफ भाई, उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे वो हैंडीकैप का बॉक्स दिया था रात में सोने के लिए कि आप सड़क पर लड़की सोएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो बस मेरे भूख हड़ताल के पीछे वो बॉक्स था, और मैं आधी रात में, रात 2-2:30 बजे का टाइम था, मैं वहाँ पर सो रही थी। तो अचानक एक पुलिस वाले आए और मुझे नॉक किया और उन्होंने बोला कि ये लड़की तो यहीं सोई है।
तो उन्होंने आधी रात में लाइव वीडियो बनाया और बोला कि देखो ये बिरयानी नहीं खा रही, ये भूखी पड़ी है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ये मुमरा के लोगों को एक सरकारी हॉस्पिटल दिलाने के लिए। तो ऐसे लोग जो इनका भूख हड़ताल और फ्लॉप करने के पीछे पड़े या ये सरकारी हॉस्पिटल को प्राइवेट करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो वो लोग सुन ले कि हमारी बहन बहुत ईमानदारी से कर रही है और कल को इसको भूख हड़ताल के दौरान कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी उनकी। तो ऐसे तो ऐसे कई लोग जो है वो सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर है। ये हुआ कि चांद रात की दिन थी, चांद रात की बात थी, दूसरे दिन से रोज़ा रखना था। कई उलमाओं ने जो है वहाँ पर आए और उन्होंने विज़िट किया। कई जो इज्तिमा जो ख़वातीन जो इज्तिमाएँ लेती है तो वो सारी आई, उन्होंने भी मुझे काफ़ी समझाया, बेटा रमज़ान में ये सब नहीं करते, हराम है, ऐसा है वैसा, काफ़ी चीज़ें समझाई। पता नहीं, लेकिन दिमाग में ये बैठा हुआ था कि नहीं अब उठ गई ना तो फिर चला जाएगा हाथ से, ऐसा लगा कि हाथ से चला जाएगा। तो अल्लाह की करनी ये थी हमारे, लेकिन मेरे पीछे जो मेरी टीम थी ना वो भी काफ़ी कंटिन्यूसली जो है टीएमसी में फॉलोअप कर रही थी, कमिश्नर से मुलाकात और बाकी लोगों से मुलाकात कर रही थी। और ऐसा हुआ कि असर का टाइम था और उस वक्त जो डीएमसी थे मनीष जोशी साहब वो आए और उन्होंने ये बोला कि हम जो है ये हॉस्पिटल प्राइवेट नहीं करेंगे। उस वक्त मेरे आंसू जो रुक नहीं रहे थे उस वक्त, बिल्कुल मैं उस वक्त इतना रोई, आज अभी भी मैं बहुत इमोशनल हो जाती हूँ उस चीज़ क्योंकि वो मेरे दिल के बहुत करीब था। तो उस वक्त मेरा आंसू नहीं रुक रहे थे, ऐसा लगा कि हाँ 9 दिन की भूख हड़ताल का कुछ सिला मिला, आज उस मेहनत का कुछ सिला मिला। फिर ये हुआ कि उन्होंने बोला कि मैंने बोला सर आप तो इसको स्कीम बेस्ड करने वाले हो, यानी MJPJY जो स्कीम महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम है उसके हिसाब से ये हॉस्पिटल्स रन होने वाले थे। तो बेसिकली इसमें ऐसा था कि ये हॉस्पिटल, ये जो स्कीमों में जो लोग बैठते हैं ना सिर्फ उनका इलाज होगा। अच्छा, तो बाकी लोग कहाँ जाएंगे? ये भी क्वेश्चन है ना कि हर कोई थोड़ी एलिजिबल है। अभी हमारे पर कितने लोग जो माइग्रेटेड है, कोई बिहार से है, कोई यूपी से है, कोई कहीं से आया हुआ है, लेकिन रह रहे 10-10 साल से यहीं पे, कल को इलाज होगा तो बिहार थोड़ी जाएंगे वापस, तो इनको तो यहीं पे हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। तो उनका क्या, उनके लिए आपने क्या किया है? तो फिर उस वक्त उन्होंने बोला कि ऐसे लोग जो स्कीम में छूट जाते हैं, जो स्कीम में नहीं आ रहे हैं, उनको TMC रेट के हिसाब से TMC जो है उनको जो है वो ट्रीटमेंट देगी। तब लगा अच्छा ये चेंजेस हमारी उस 9 दिन की भूख हड़ताल से हुआ। आज लोग जो बोलते हैं ना कि नहीं ऐसा वैसा, क्योंकि देखो काम कोई भी करता है क्रेडिट लेने के लिए खड़े हो जाते हैं सिटिंग MLA और नगर सेवक लोग, लेकिन काम है, लोगों ने काम किया। तो और मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो काम मैं करूँ वो उसका क्रेडिट सिर्फ मैं लूँ, उसका सिर्फ मैं लूँ। तो वो हमारी 9 दिन की भूख हड़ताल का जो वो असर था, TMC को ये करना पड़ा। 9 दिन की भूख हड़ताल से TMC को ये सोच, वो हमने ये भूख हड़ताल से उनको सोच पे मजबूर किया कि नहीं हाँ ये जो लोग छूटे हैं ये कहाँ जाएंगे, इनको फिर वो 13 किलोमीटर जाना पड़ेगा कलवा हॉस्पिटल, या तो वहाँ जाओ MGM हॉस्पिटल, या तो जाओ नेरल जाओ, वहाँ पर हॉस्पिटल जाओ। तो अपने शहर में क्यों फैसिलिटी नहीं है? तो जितने लोग जो छूट गए थे वो 9 दिन की भूख हड़ताल का ही असर था कि जो लोग छूट गए उनको आज अगर आप हॉस्पिटल चले जाओ, आज भी उनको TMC के हिसाब से जो है वो उनका ट्रीटमेंट हो रहा है, चाहे वो OPD हो, चाहे वो कोई ऑपरेशन हो या कुछ भी हो, TMC अपने हिसाब से अपने मतलब TMC उसका फंड देती है। इसके बाद जो आपने तो किया मुमरा वाला किया, इसका मुमरा ने आपके लिए क्या किया, आवाम ने आपके लिए क्या किया, मतलब कोई गुलपेशी हुई या कहीं आपका नाम लिया? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोर्ड लगे या क्या हुआ? लोगों ने सोशल मीडिया में मैंने आज भी उसके स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे क्योंकि मुझे खुशी है इस बात की कि लोगों ने अपने अपने सोशल मीडिया पे डाला था ये बात। आपके लोगों ने डाला था कि आवाम? नहीं, यहाँ तक कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों ने भी डाला था, मैंने उसके भी स्क्रीनशॉट्स निकाल के रखे। तो लोगों ने इसका शुक्रिया अदा किया, लोगों ने ये ऐसे नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि मतलब लोगों ने आपके लिए क्या किया। लोग जो सिर्फ सुन रहे थे ना कि हाँ ये भूख हड़ताल पे बैठी, लोग अपना अपना वक्त वहाँ पर देने के लिए बैठते थे मेरे साथ। मुमरा के आम लोग भी वहाँ पर आकर बैठते थे हमारे साथ बाकायदा। वहाँ पर लोगों में जब मैंने एक पब्लिक मीटिंग वहाँ पर रखी थी, तो मेरे शायद भूख हड़ताल का 7वां दिन था शायद, तब मैंने एक मीटिंग रखी थी, लोगों ने रोड जाम कर दिया था वहाँ का कि नहीं हम जाने नहीं देंगे ये हॉस्पिटल को, जो है वो हम सरकारी करके रहेंगे, हम इसको प्राइवेट नहीं होने देंगे। लोगों में इतना आक्रोश, इतना क्रोध था उस वक्त। तो ये बहुत मतलब आज भी मैं MM वैली के उस रोड से जब गुजरती हूँ तो मेरे वो 9 दिन मुझे वहाँ पर याद आ जाते हैं कि हाँ हमने ये 9 दिन रात, यहाँ तक कि उस बीच में एक बार बारिश हुई थी, तो वो भी बहुत मेमोरेबल था कि बारिश हुई थी। और अच्छा हमने हमारी जो भूख हड़ताल का जो टेंट
से लेके हर चीज़ हमको लोगों ने आकर सपोर्ट करा और उन्होंने डोनेट किया, क्योंकि ये हमारे कौम के काम के लिए बैठी है, ये हमारे लोगों के काम के लिए बैठी हुई है। तो जब मैं बैठी थी तब मैंने सिर्फ एक दरी डालकर, एक चटाई डालकर मैं भूख हड़ताल पे बैठी थी, लेकिन लोगों ने मुझे पूरा आशियाना वहाँ पर बना कर दिया। उन्होंने बोला आप यहाँ पर बैठो, लोगों ने डोनेट किया वहाँ पर कि आप वहाँ पर, वो जो टेंट वगैरह लगवाया था उन्होंने फ़ैन लगवा के दिया, सब चीज़ें लगवा कर दी। लेकिन वो लोगों ने मुझे, ये लोगों का प्यार है, ये लोगों का सपोर्ट है। आप बोलते हो लोगों ने क्या किया, लोगों ने किया ये लोगों ने देखा कि कौम के लिए ये मुमरा के शहर के लोगों के लिए बैठे, तो लोगों ने अपना जो है वो दिया मुझे वहाँ पर रिटर्न। तो आप अकेले की कोई और कोई सपोर्ट में क्यों नहीं आए भूख हड़ताल में? उस वक्त ऐसा था ना कि सिर्फ सब आए थे सपोर्ट के लिए, सब आए थे। अगर प्रीवियस सोशल मीडिया मेरे अकाउंट पे भी है, और बाकी सब आए थे, चाहे वो कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, कोई एनजीओ हो, कोई और दूसरी पार्टी हो, लोग हर कोई जो हमारे सपोर्ट पर आया था। ओके। और आपने वहाँ पर चैलेंज भी किया था कि आपका ब्लड टेस्ट करके चेक कर लिया हाँ, जाए, राइट? हाँ, खाना है या नहीं? रोज़ सुबह 2 बार, मतलब एक सुबह शाम मेरा ब्लड टेस्ट होता था। लोग अगर बोल कर जाते थे वो नर्स और डॉक्टर्स, मैडम खा लो, नहीं, क्योंकि क्या होता है एक बार आप गिव अप कर दो ना, फिर आप वो आपका एक रहता नहीं है, तो वो आपको बनाए रखना है। और वो एक भूख हड़ताल का प्रेशर ही था जो आज जो रिजल्ट हमको मिला है, और आज इतने सारे लोग उसका फ़ायदा उठा रहे, वो ट्रीटमेंट ले रहे। अगर वो उस वक्त हम गिव अप कर देते तो आज क्या लोग फ़ायदा उठा पाते इस चीज़ का? भूख हड़ताल का सिस्टम क्या होता है? खाली पानी पी सकते हैं? हाँ, खाना नहीं खाना, खाना नहीं खाना, कुछ भी नहीं खाना है, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पर रहना है, सिर्फ पानी पर रहना है, पानी पर सर्वाइव, सिर्फ पानी पर थी। यहाँ तक कि मुझे एक चीज़ और भी अच्छे से याद है। एक लेडी आए थे, बोले मैं आपको हमेशा वीडियो में देखती हूँ, बोले आपका कॉम्प्लेक्शन कितना फेयर था, आप धूप में रह के आपका कॉम्प्लेक्शन ये चला गया। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, हेल्थ कॉम्प्लेक्शन वापस आ जाएगा, लेकिन ये हॉस्पिटल गया ना तो वापस नहीं आएगा। वो लेडी लिटरली रोने लगी। तो ये बहुत, इसलिए मैंने कहा ना कि इसको, इस हॉस्पिटल के लिए मैंने, मतलब मुझे अपनी जान भी देनी पड़ती ना तो मैं शायद इसके लिए तैयार थी, लेकिन वो हॉस्पिटल चाहिए था हमको। ग्रेट। एक चीज़ ये पूछ थी, इस बार आपको टिकट नहीं मिली थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, लोगों में ये चीज़ है कि इस बार फरहत को टिकट नहीं मिली, इसलिए फरहत ने अपना समर्थन दिया, राइट? नहीं, कैसी बात है, दरअसल बात ये थी कि हम नहीं चाहते थे कि मुसलमान वोट्स बटे। ओके। क्योंकि हमने इंडिया अलायंस का जब लोकसभा का चुनाव था तब आपने देखा कि वन साइडेड लोगों ने जो है वो वोट किया इंडिया अलायंस की कैंडिडेट को। ओके। कोई उसको जानता नहीं था, कोई उसको पता नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आई है, किसने दिया, कुछ, सिर्फ इंडिया अलायंस की कैंडिडेट थी। तो उन्होंने वन साइडेड वोट दिया था उस कैंडिडेट को। तो मुझे वो पिछले इलेक्शन को हमने जब एनालाइज किया तो हमने सोचा कि लोग बदलाव में, और लोग, आपने देखा होगा उस वक्त लोग 6-7 बजे तक धूप में, पसीने में, बिना खाए पिए खड़े रह के सिर्फ वोट देना चाह रहे थे उस वक्त। हाँ, राइट। टाइम ख़त्म भी हो गया था तो भी बाहर तक लंबी लंबी लाइनें लगी थी कि नहीं, हमको वोट करना है, इस बार किसी भी तरीके से ये सरकार को हटाना है। तो उस वक्त हमने उस चीज़ को एनालाइज़ किया। हमने सोचा कि जब अगर ऐसा है तो शायद मुस्लिम पार्टी को देखते हुए हमारे वोट जो है वो डिवाइड हो जाएंगे। तो क्यों ना कई सालों के एमएलए को हटाने के लिए आज सब एकजुट हो जाए, क्योंकि मकसद उनका भी वही है, शहर जो है वो अच्छा हो। हमारा भी मकसद यही है कि शहर की बेहतरी हो। तो क्यों ना शहर के लिए जो है वो ऐसा किया जाए। तो ऐसी कोई बात नहीं, टिकट आज भी मेरे पास मौजूद है, उसका जो कॉपी है वो आज भी मेरे पास उसके मौजूद है फॉर्म। लेकिन जस्ट बिकॉज ये था कि हमारे मुसलमान वोट जो है वो बटे ना, ये एक मेरा डिसीजन था, ये बोल्ड डिसीजन था। हो सकता है शायद कुछ लोग नाराज़ भी थे उसमें, मुझे कई लोगों ने ये भी बोला था कि आप खड़े हो जाते उसको बोल देते सपोर्ट करने के लिए। लेकिन हमने ये डिसाइड किया क्योंकि वो हमसे सीनियर भी थे और हमसे ज़्यादा फील्ड में काम कर चुके हैं, तो हमने सोचा कि चलो सबकी सहमति से हमने उनको सपोर्ट किया था। एक ने सवाल पूछा है कि फरहत बहुत लोगों को इंस्पायर करती है बट उनको कोई भी सपोर्ट नहीं करता है। कुछ देर पहले आपने सवाल किया ना कि नेपोटिज्म चल रहा है और एक ही लोग, मैंने भी बताया कि कंटिन्यू जो है वो पावर में एक ही लोग हैं। लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है क्योंकि हम जब फील्ड वर्क करते हैं ना, लोग समझते हैं जब आप 1-to-1 लोगों से करते हो ना बात, उनसे इंटरेक्शन करते हो, लोग सपोर्ट करेंगे। और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में लोगों का भी फ़िलहाल मौका नहीं मिला है, लोग सपोर्ट कब दिखाएंगे, जब इलेक्शन आएगा इंशाल्लाह। तो मुझे यकीन है इस बात का, मेरी आवाम पर,
बहुत यकीन है कि आने वाले इलेक्शन में लोग सपोर्ट भी दिखाएंगे और लोग जिता के भी लाएंगे इंशाल्लाह। अपने लास्ट टाइम शायद एमएलए इलेक्शन लड़ा था 2019 में, और अभी कॉर्पोरेशन इलेक्शन लड़ोगे। अभी फ़िलहाल, क्योंकि हाँ वो एक तरीके का बोल सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, मतलब मेरे लिए ये नहीं है कि इसमें मैं नीचे जा रही हूँ या कुछ नहीं। ये एक आपको सिर्फ पावर की ज़रूरत है शहर को बदली करने में, क्योंकि आप, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि आप समाज सेवक रह के कितना काम कर लोगे, जब तक पावर में नहीं रहोगे तब तक काम नहीं कर पाओगे। ओके, एक का सवाल यह है भाई का, हम्म। क्या आपको लगता है मुमरा में नगर सेवक के गुंडे घूमते हैं जो किसी को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते? सही है। Is it true? हाँ, मैं आपको एक इंसिडेंट बताती हूँ इसके ऊपर। जी। हमारे एक चांद नगर में अंदर की तरफ, दौलत नगर के आगे आमीनाबाद का एक एरिया है, वहाँ पर मैं पूरा रमज़ान मैंने पानी के लिए, लोग बहुत परेशान थे, स्टिल अब तक परेशान है, मतलब कोई पूरा मुमरा परेशान है अब तो। आमीनाबाद। तो उस वक्त मैंने लोगों को मेन लाइन से नया पाइपलाइन डायरेक्ट आमीनाबाद में डलवा के दिया। हाँ, कि डायरेक्ट उनको पानी का जो है वो कोई प्रॉब्लम ना हो, पानी जब वॉल खुले तो उनको डायरेक्ट पानी आए। तो अब हुआ ये कि पानी उनको आ रहा है, अचानक से दूसरे एरिया में भी किसी नेता के दूसरे एरिया में भी जो है पानी की किल्लत हो गई, तो उन्होंने अपना पावर दिखाया और हमारा पानी का टाइम उनको जो है वो दे दिया। अच्छा। हाँ, मेरे एरिया का, मेरे वार्ड का पानी का टाइम उनको दे दिया। अच्छा। तो मुझे कहीं से पता चला, तो मैंने बोला चलो ठीक है, आज देख लिया, आज आजमाया जाए। तो जहाँ पर मेन लाइन का वॉल खुलता है, मैंने वहाँ पर पैर रख कर खड़ी हो गई, भाई आओ जिसको वॉल खोलना है खोल के दिखाओ। पहले पानी मेरे वार्ड में जाएगा, फिर किसी के भी वार्ड में जाएगा। जब मैंने वो आधा घंटा मैंने पैर वहीं पर रख कर खड़ी थी, सब लोगों ने इसको फ़ोन किया, उसको फ़ोन किया, अरे मैडम आए, वो खोलने ही नहीं दे रही वॉल, ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। एक आदमी था, वो तो मेरे यहाँ था, मैंने बोली पहले तो दूर हट के बात करो, इतना नज़दीक आके बात नहीं है, पहले तो दूर हटो और बात करो क्या करना है। फिर अचानक से किसी वो नेता जिनका पानी बंद हो गया था, उनके गुंडे पहुँच गए वहाँ पर। अच्छा। प्रॉपर मारपीट के इरादे से आए थे वो लोग, प्रॉपर। उनका जो गुस्सा था, उनका जो क्रोध था, वो समझ में आ रहा था मुझे। फ़ोन पे कंटिन्यू चालू था उनका बातचीत, और वो मारपीट करना चाह रहे थे। आप अगर गुंडे नहीं हो ना तो आप बात करोगे। अल्लाह के रसूल बोलते हैं अगर कोई मसला है तो पहले बात करके सुलह करो, उसके बाद आगे का जो है वो आप देखो। लेकिन आप मारपीट के इरादे से आए थे। वो तो अल्हम्दुलिल्लाह कि हम पूरी तैयारी में थे, हमने पुलिस को फ़ौरन फ़ोन किया और पुलिस वहाँ पर आई और उन्होंने देखा अरे मैडम आप फिर यहाँ पर, क्योंकि इससे पहले हमने हॉकर्स का मसला सॉल्व किया था। तो मैंने बोला देखो मेरे वार्ड को पानी नहीं जाएगा तो यही होगा। मेरे वार्ड का टाइमिंग उनको कैसे मिला? फिर शायद मुझे ऐसा लगता है कि यही सारी चक्कर में जो हमारे वाटर डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर थे उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। तो ये लोग अपना पावर बस यहीं दिखा सकते हैं। आप पूरे मुमरा के लिए क्यों नहीं लड़े? आप पूरे मुमरा के लिए लड़ सकते थे, आप अपने वार्ड को क्यों देखते हो? आप अगर अपोजिशन लीडर हो तो आप पूरे थाना का देखो, आपके पास अथॉरिटी है पूरे थाना को देखने की, लेकिन सिर्फ आप अपने ही एक वार्ड में सीमित होकर रह गए। आप अपोजिशन लीडर हो, सिर्फ अपने वार्ड का देखोगे तो कैसे चलेगा? तो कहीं ना कहीं डेयरिंग दिखानी पड़ती है, कहीं ना कहीं करना पड़ता है। बहुत रिस्की था एक लड़की होते हुए इतने आदमियों के बीच में पाइप पे पैर रखकर खड़े हो जाना कि नहीं खोलने दूंगी, तो ये थोड़ा रिस्की था लेकिन किया। और वो 1 घंटा चाहे, अब नदीम भाई आप यकीन करेंगे, वो 1 घंटा मेरे वार्ड में प्रॉपर पानी आया। जैसे ही मैंने उनको वॉल फिर बंद करने दी तो पानी वहाँ शिफ्ट हो गया। मुझे वहाँ से कॉल आया कि मैडम पानी चला गया। तो ये गुंडे है, ये लोगों ने गुंडे पाल के रखे। ये आपको इलेक्शन के दौरान भी दिखेंगे या आपको ऐसी कोई एक्टिविटी होगी तभी भी दिखेंगे। ओके, बीइंग अ कॉमन मैन ऑफ मुमरा, ठीक है, मैं अगर देखूँ तो कब्रिस्तान भी मिला, एमएम वैली में रोड भी अच्छी ये हुई है, सुविधाएं मिली है, एंड जो चीज़ें बननी चाहिए वो चीज़ बन रही है। देखो मैं रियल एस्टेट से बिलोंग करता हूँ, ठीक है ना, तो मैं जो दिख रहा है मैं उस पर बात करूँगा। एग्जैक्टली इंटरनली क्या है वो आप नहीं, आपका काम है जो दिख रहा है वो बात करें, जो नहीं दिखा वो हम बताएंगे। ओके, तो डेवलपमेंट तो हुआ है ना मुमरा में। देखिए अब कल को बोले हैं कि एस्केलेटर हमने बनाया है, लेकिन लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था। जो रेलवेज में एस्केलेटर बने हैं ऊपर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है। आप वहाँ पर खड़े रहोगे कि बीइंग एमएलए कह रहे मैं यहाँ का एमएलए और मैं रिबन ओपनिंग करूँगा, बोलेगा कि ये हमने बनाया, तो ऐसा नहीं होता। हर पोर्टफोलियोज जो है वो डिवाइडेड है। एमएलए के अपने होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट के अपने होते हैं, और कॉरपोरेशन के एक अपने लेवल पे होते हैं।
कॉरपोरेशन का काम होता है, आप उसको वाटर गटर मीटर का काम, और उसके अलावा भी आपको जो है वो आप लोगों को क्या ला कर दे सकते हो। अगर आपने बोला कि ये आया है, ये आया है, ये तो मैं बोलती हूँ आज से 15-20 साल पहले आ जाना चाहिए था। ये 2000 सन 2000 के डेवलपमेंट प्लानिंग का था, या वो 2025 अभी आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि हम 25 साल पीछे वाले काम कर रहे हैं? 25 साल आगे तो हमको और क्या क्या मिल जाना चाहिए था, हमको क्या क्या। और जहाँ तक रही बात कब्रिस्तान की, कब्रिस्तान स्लॉटर हाउस की जगह पे बना है, ज़मीनों की हेर फेर हुई है। आज हर साल आप क्या ये नहीं सुनते न्यूज़ में कि हर साल बारिश के महीने में जब भी कब्र खोदो तो बीच में नीचे से पानी आता है। अब बताओ कि हम हमारे प्यारों को नहला धुला के गुस्ल करके पाक करके हम कब्र में जब डालते हैं तो क्या हम नापाक करने के लिए उनको डालते हैं? हमारे पर पाक की जो है वो निस्फ ईमान है। और क्या हम गटर के पानी में डालने के लिए हमारे जो है वो मुर्दों को, हमारे जो प्यारों को जो है वहाँ पर डालते हैं? तो ये एक मुसलमान होता ना तो वही सोचता, जो किसी ने ज़मीन की हेर फेर कर कर बस दे देना है इनको, ऐसा करके उन्होंने जो है वो गटर की जगह पर कब्रिस्तान दिया। ये बहुत गलत है, ये गुनाह का काम है, ये नहीं होना चाहिए था। ये सोचने वाली बात है। अगर कोई मुसलमान होता ना तो इसके ऊपर सोचता। मैं ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम नहीं करना चाहती, लेकिन एक सोच बता रही हूँ कि क्योंकि मुसलमान अब हर बारीकी को जानता है कि उसको क्या करना है, इस्लाम ने उसको क्या बोला है, उसको कैसे रहना है। यहाँ तक कुरान शरीफ में हर चीज़ों का जो है वो तस्करा किया हुआ है, तो हर चीज़ का है। तो जब हम इसीलिए नहीं करते तो ये गलत है। आप बोलोगे कि ये मिला है तो हमको भीख थोड़ी चाहिए, हमको हक चाहिए। आप भीख नहीं दे रहे हो हमको, हमने टैक्स दिया है, हमने टैक्स दिया है, हमको हमारी चीज़ें जो हमारा हक बनता है वो चाहिए। इसी के लिए अगर आप कलवा में चले जाओ, कलवा में कम्युनिटी हॉल्स बन रहे हैं, टेम्पो के लिए जो है वो अलग से डेपो बन रहा है, और ट्रक्स के लिए अलग से डेपो बन रहा है, सारी चीज़ें बन रही। हमारे यहाँ पर कहाँ है? आज हमारे यहाँ पर लड़कियाँ, अगर कोई किसी घर में लड़की है उसको शादी करवानी है तो एक एक हॉल की कीमत, अगर छोटे से छोटा हॉल भी लोगे तो 20 से 25 हज़ार रुपये हॉल की कीमत है। अगर वही कम्युनिटी हॉल होता हमारे पास तो वहीं 2-4 हज़ार में काम हो जाता था। ये सारी सुविधाएं हैं, ये क्यों नहीं मिल रही हमको? ये सारी चीज़ें कब से प्लान करके रखी हुई है, ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रहा है? ये किसका काम है करने का? आप सिर्फ अपनी इसलिए मैंने कहा ना कि व्यक्तिगत तौर पर, यानी सिर्फ पर्सनल डेवलपमेंट इनका बहुत हुआ है, सोसाइटी के अगर नज़रिए से देखा जाए तो लोगों का भला नहीं हुआ है। ओके, नाउ वी विल कम टू द डिफरेंट पार्ट कि ये वक्फ बिल अमेंडमेंट को आप कैसे देखती हो? देखिए, बहुत सिंपल सी बात है कि जब इंडिया का कानून बना था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो हर मज़हब को अपना अपना एक जो है वो कानून दिया गया था कि आप उसको अपने हिसाब से चलाएं। और उसमें बाकायदा आर्टिकल 26 ये बोलता है कि गवर्नमेंट जो भी सरकार रहेगी वो इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके। तो आज ये मोदी सरकार क्यों हमारे शरिया में क्यों इंटरफेयर कर रही है? वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं? ये लोग जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन खुद हमको ये राइट्स दे रहा है कि ये इनके लोग चलाएंगे, ये लोग डिसाइड करेंगे, यानी हमारे जो उलमा कमेटी है ये लोग डिसाइड करेंगे कि किस में क्या होना चाहिए चेंजेस, किस में क्या नहीं होना चाहिए। तो ये सरकार में बैठकर अगर हमारे कानून को जो है वो इसमें नुक्ताकशी करेंगे या उसमें छेड़छाड़ करेंगे तो ये कोई भी मुसलमान बर्दाश्त नहीं करेगा। और मेरी तरफ से भी, हमारी तरफ से भी इसका बहुत अच्छा विरोध प्रदर्शन हो चुका है ऑलरेडी। 15 दिन पहले हमने इसको भी विरोध किया था और बहुत अच्छा हुआ था, लोगों तक बहुत अच्छा एक मैसेज गया था। तो हम इसमें बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी की भी मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ओके, एक ने ये सवाल पूछा खास आपके लिए, फरहद शेख जब एडवोकेट फरहद शेख बनी, हाँ, तो कैसा लगा था, फीलिंग्स कैसी? एक लड़की ने पूछा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात है जब आप अपने नाम के आगे एक अच्छा एक लक़ब लगता है ना, एडवोकेट। और इंशाल्लाह बहुत जल्द लोग देखेंगे कि डॉक्टर फरहद शेख भी इंशाल्लाह होगा, क्योंकि मैं PhD करने वाली हूँ, आने वाले दिनों में चल रहा है हमारा प्रोसेस वो भी। तो ये मेरा भी एक था कि मतलब एक ना, क्योंकि मैं जब बड़े बड़े लोगों को जब देखा करती थी किसी के आगे डॉक्टर लगा है किसी, तो एक प्राउड मोमेंट होता है। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे घर वालों ने भी मतलब मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज़ को लेकर। तो वो लोग भी बोलते हैं कि आज मेरी एक छोटी सी भतीजी है, जब वो मुझे फ़ोन करती है या मुझे बात करती है तो हेलो एडवोकेट फरहद शेख, कैसे हो आप? तो हम दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन बन रहे हैं, हमारे घर के लिए, हमारे बच्चों के लिए हम बन रहे हैं। तो मुझे खुशी इस बात की कि लोग अगर मतलब मैं अगर एक एडवोकेट
फरहत शेख बनने से मैं कई लोगों को अगर इंस्पायर कर पा रही हूँ तो ये मेरे लिए बहुत इज़्ज़त वाली बात है। और मुझे खुशी है ऐसी लड़कियाँ कि वो देखें और खुद भी इंस्पायर्ड और अपनी ज़िंदगियों में जो है ना बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। और कहीं किसी भी वक्त अगर उनको लगता है कि मैं उनके कहीं काम आ सकती हूँ तो आपके चैनल के माध्यम से मैं उनको बोलूँगी कि मैं हमेशा उनके लिए खड़ी हूँ। ओके, अगर हेल्प भी लेना चाहेगा तो आप किस क्षेत्र में काम कर रही है? क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ या फैमिली लॉ? वैसे तो अभी रिसेंटली मैंने अभी प्रैक्टिस को थोड़ा सा ब्रेक दिया है। अच्छा। प्रैक्टिस मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं फुल फ्लेज में जो है वो सोशल वर्क करके आने वाले कॉर्पोरेशन इलेक्शन में मुझे लड़ना है। तो वैसे अगर देखा जाए तो मैंने सिविल केसेस लड़े हैं और मैं अगर एज ए समाज सेवक भी ना कई केसेस आपके पास आते हैं। Okay. चाहे वो फैमिली के हो और कोई सिविल केसेस हो, कोई क्रिमिनल हो। कुछ क्रिमिनल केस भी आए थे मेरे पास और कुछ सिविल केस। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं पर्टिकुलर किसी एक केस को देख रही हूँ, मैं सारे केसेस को हम देखते हैं। ओके, आपने प्रैक्टिस तो की होगी ना कोर्ट वगैरह में। ओके, तो लीगल करियर का सबसे यादगार केस कोई है आपका? आपको एक फैन है, उसको जानना है कौन सा ऐसा केस है जो फरहत के लिए यादगार है? मैं थोड़ा सा उसमें बताऊंगी उनको क्योंकि आपने कुछ देर पहले मुझसे पूछा कि किसी ने आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आप जिन्ना की पोती है और किसी ने ये भी कहा कि आप बिरयानी खा कर आती है। मैंने उस व्यक्ति पर डिफेमेशन का केस डाला है। अच्छा। थाने सेशन कोर्ट में वो केस चल रहा है, आज भी चल रहा है। मैंने अपना भी वकालतनामा उसमें दिया है। तो वो केस मैं खुद भी लड़ रही हूँ। मेरा केस है, मेरे साथ और भी एडवोकेट्स हैं, लेकिन मैंने अपना भी वकालतनामा वहाँ पर दिया है। और वो केस मेरी लाइफ का हमेशा मेमोरेबल रहेगा क्योंकि फरहत शेख वर्सेस एमएलए है वो केस हमारा चल रहा है आज भी। अगर एमएलए इलेक्शन जो प्रीवियस हुआ है 2024 का, उसमें आपने अगर देखा होगा कि एमएलए के एफिडेविट पे वो केस भी लिखा हुआ था, केस का नाम लिखा हुआ था। तो वो केस मेरे लिए हमेशा यादगार रहा है क्योंकि मैंने डिट्टो पॉइंट टू पॉइंट वो जब उसका हमने पिटीशन रेडी किया और फिर उसको जब पेश किया और जज ने जब हमसे सवाल किया कि बोले तुम लोग ये पॉलिटिकल करियर में तो ये सब चलते रहता है, ये इसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है, वो उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा है। तो हमने राहुल गांधी जी का एग्जाम्पल दिया कि उन्होंने भी शायद एक ऐसी किसी रैली में इलेक्शन के दौरान उन्होंने किसी के ऊपर कुछ कहा था, तो आज भी वो भिवंडी कोर्ट में जाकर जो अपने प्रेजेंटी देते। तो हर बार आप पॉलिटिकल इल्ज़ाम चलते हैं, पर्सनल अटैक नहीं चलता। पर्सनल अटैक नहीं होना, वो चाहिए ही नहीं। तो पर्सनल अटैक आप जब बोलते हो जिन्ना की पोती, मैं हिंदुस्तानी हूँ, बाई चॉइस आई एम इंडियन। मैंने हिंदुस्तान में रहना, मेरे पूर्वजों ने, मेरे दादा ने, मेरे परदादा ने, उन लोगों ने ये चॉइस किया कि हम इंडिया में रहेंगे और आप मुझे पाकिस्तानी बोलोगे तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो ये मेरा लाइफ का बहुत यादगार केस है जो अभी भी चल रहा है। और कहीं जब इसका कुछ अच्छा एक रिज़ल्ट आ जाएगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं लोगों को बताऊंगी कि 2022 में जब मैं भूखहड़ताल पे बैठी थी तो ये जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगे थे, हमने इसके ऊपर केस डाला और ये केस का ये रिजल्ट है, ये बताऊंगी मैं लोगों को। ऐसे तो बहुत सारे केस एमएलए वगैरह पे चलते होंगे, उसका कोई रिजल्ट तो कभी आज तक नहीं देखा। वो इसीलिए क्योंकि वक्त लगता है, फॉलोअप करना पड़ता है, कभी कभी कोई डेट पे जाता नहीं है। तो अभी हमारा भी ये भी 1.5 साल हो गए उस बात को, हमने जब पिटीशन डाला उसके ऊपर। लेकिन इसको मैं एंड तक लेकर जाऊंगी क्योंकि मैं पूरी कोशिश करती हूँ, चाहे मेरा पॉलिटिकल काम हो या कोई और काम हो, मैं उसको एंड तक लेकर जाती हूँ। तो ये केस भी हम लड़ेंगे और इंशाल्लाह मुझे लगता है कोई अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट आएगा इसका, जो मीडिया के माध्यम से ज़रूर लोगों को पता चलेगा। ग्रेट। ओके, ये एक सवाल आया था कि फरहत मुमरा जैसे एरिया में ग्राउंड लेवल पे किस तरह के सोशल इश्यूज देखती है? देखिए, पूरा मुमरा शहर ना इश्यूज से भरा हुआ है फिलहाल। हकीकत है ना, मानते हो ना इस बात को? हाँ। सबसे बड़ा जो है ना, मुझे आज बहुत फील होता है, 2-3 इशू जो अभी फिलहाल मेरे अब दिल के करीब चल रहे हैं। ये है कि ड्रग्स के ऊपर काम होना चाहिए। ओके। अभी अगर उसका डिमांड और सप्लाई बंद करवा देना तो हम कुछ कर सकते हैं। रैली तो निकालते ना उसके लिए? रैली से क्या होता है? कुछ तो होता है। पब्लिसिटी स्टंट है वो। अच्छा। मेरे हिसाब से वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। आप पावर में हो ना, तो आप में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि उसका डिमांड और सप्लाई रुका के दिखाओ, तब एडिक्शन रुकेगा, तब ड्रग्स आना बंद होगा। और अगर मैं इस बात की गारंटी दे सकती हूँ, आज कैमरे के सामने बोल रही हूँ, अगर मैं एक एमएलए होती ना, तो सबसे पहले डिमांड और सप्लाई का रोक देती और साथ ही साथ एक रिहैबिलिटेशन सेंटर बनाती। अचानक से किसी से ड्रग्स छीन लो
तो वो पागल हो जाएगा। ऐसे कई केसेस मैंने देखे, बच्चों ने, लड़कों ने, जवान जवान लड़के हमारे मुमरा शहर के, यही आमिनाबाद का केस बता रही, यही चांदनगर का केस बता रही हूँ आपको, किस्मत कॉलोनी का केस बता रही हूँ, मुमरा अमृतनगर का, छुरी चाकू रख कर अपनी माँ के गले पर पैसे मांग रहे ड्रग्स लेने के लिए। ये केसेस अपने आंखों से हमने देखा है। माँ रात रात में फ़ोन करके बुलाती है, मेरा बेटा पागल हो गया, उसको फीट आ रही है, दिन भर जवान लड़का है, फीट आ रही है उसको, ड्रग्स लेते लेते वो इतना पागल हो गया। तो अगर मैं किसी से फ़ौरन कोई चीज़ छीन लूँ जिसका वो एडिक्टेड है, तो उसकी जान को खतरा है। तो हमने ये भी सोचा है कि अगर मैं एमएलए ठीक है, अगर एमएलए जब बने, लेकिन अगर उससे पहले इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इज्जत दी और नगर सेवक भी बना दिया, तो मैं इस बात की गारंटी देती हूँ कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर मैं खोलूँगी मेरे मुमरा के लोगों के लिए। क्योंकि आज अगर किसी और रिहेबिलिटेशन सेंटर में भी डालो ना, तो मुमरा के लोगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो महीने का 25-25 हज़ार 30 हज़ार बच्चों को दे, मतलब वहाँ पर रिहेबिलिटेशन सेंटर में डाले। एक फ्री ऑफ कॉस्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर मुमरा के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जब उनसे वो छीना जाए, मतलब वो ड्रग्स हटाया जाएगा, तो उनको सुधारने के लिए एक सुधार गृह ज़रूरी है। अब ड्रग्स की बात करते हो, मैं बीइंग अ कॉमन मैन, यस यस प्लीज, मैं कोई पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूँ और मैं कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, मैं बुलाता हूँ आप लोगों से जो सवाल रहते, बट एक वेप जो इंडिया में बैन है, वेप पता है ना आपको, जो आजकल स्कूल के स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, 8th 9th के, वो बहुत इजीली मिल जाता है पान वाले के पास, भाई अगर उनकी शॉप है। और मैं बोलूँगा ये सिर्फ मुमरा ही नहीं, इसमें हर स्कूल के बच्चे, और उनको लगता है ये पी के वो कूल लग रहे हैं, जब हम लोग वही स्टॉप नहीं कर पा रहे जो कि इंडिया में बैन है। बैंड है, ये एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है ये। ये बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कि आप उसको, इसलिए मैंने कहा ना कि वहाँ आप डिमांड सप्लाई बंद कर सकते हो क्या? अगर आप में ताकत है तो वो बंद करके दिखाओ। अगर आप वो बंद कर सकते हो ना, वो बंद करने के बाद आपको ये जो है वो जो मैंने अभी बताया कि सुधार गृह, ये सब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो रोकना ज़रूरी है। अब वही नहीं रोक पा रहे, क्यों? क्योंकि कई लोग ऐसे हैं, मैं नाम लेके नहीं बात करूँगी, लेकिन हाँ कई पॉलिटिकल पावर्स ऐसे हैं, उनकी साइड इनकम है ये सब। कई लोगों को मैंने देखा है कि ड्रग्स, वो खुद अभी रिसेंटली मुमरा के ही एक नेता के बारे में न्यूज़ में आया था, दूसरी अपोजिशन पार्टी ने रिवील की थी, जो अभी फ़िलहाल सरकार में है, कि मुमरा के वो नेता वही ड्रग्स को लेन देन कर रहे हैं। हाँ, वही लेन देन कर रहे हैं, मतलब उनको उससे ये इनकमिंग आती है, उनका पैसा बनता है उससे। मुमरा के ही एक नेता के बारे में बातचीत हुई थी, बीजेपी के किसी जो है वो नेता ने उनका रिवील किया था। अच्छा, तो जब मुमरा के वो नेता, लोग उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाकर भेज रहे हैं और उन्हीं का वो नुकसान कर रहे हैं, उन्हीं को, उनके बच्चों को ड्रग्स ला कर दे रहे हैं, आज कौन सी ऐसी गली, कौन सा ऐसा मोहल्ला नहीं बचा है कि जहाँ पर नीचे बैठ के लड़के जो छोटे छोटे बच्चे जो ड्रग्स नहीं करते। इवन अगर कुछ महीने पहले की बात है, सरकारी स्कूल है जो आइडल मार्केट के पास है, अलमास कॉलोनी में, स्कूल में बैठ के 8वीं 9वीं के बच्चे जो ड्रग्स ले रहे हैं। इतना इजीली एक्सेसिबल कैसे है? आपने लड़कों को इतना एडिक्टेड, उनको पता भी है। अच्छा, हमें आज तक हमने कभी देखा भी नहीं था कि, मतलब मुझे तो स्मेल भी नहीं बताती, मुझे अचानक से मैंने बोला कि ये, मैं एक जगह पर गई थी, दरगाह रोड की तरफ की बात कर रही हूँ मैं, पीछे हेल्थ सेंटर है वहाँ पर गई थी, तो एक अजीब सी महक आने लगी। तो मैंने मेरे भाई को पूछा ये कैसी स्मेल आ रही है अजीब सी? तो भाई ने बताया कि भाई ये एक ऐसा एक आता है ड्रग, ये उसकी स्मेल है। तो मैंने ऐसे सर पकड़ दिया कि मतलब रिक्शा में बैठे बैठे, खाली जगह है, रिक्शा 2-3 खड़ी है, वहाँ बैठ के लोग जो है वो ड्रग्स ले रहे हैं। पीछे हेल्थ सेंटर है, लोग दवाएं लेने आ रहे हैं, दरगाह रोड की बात कर रही हूँ। तो आपने, आपकी गलियों में, मतलब वहाँ के नगर सेवक तो 15-15 साल से है, तो आप अपने एरिया में क्या काम कर रहे हो? गली गली में बच्चे बैठ के, रिक्शा में बैठ के इतने खुले तौर पर अगर ड्रग्स ले रहे हैं, तो आप 15 साल से नगर सेवक किस काम के? जब मैंने देखा तो मुझे बहुत बुरा लगा कि हमारी जवान पीढ़ी कहाँ जा रही है ये सब करते हुए। अब वही बच्चों को देख लो, पूछ लो क्या करते हो, पढ़ाई छोड़ दी है, काम धंधे है नहीं, सिर्फ जब चुनाव आता है सबको 500-500 रुपये में काम कराते हैं ये लोग। अगर एक बात, एक प्रैक्टिकल बात बता रही हूँ आपको, अगर आपके पास जॉब है तो आप किसी पॉलिटिशियन की रैली में क्यों जाओगे? नहीं जाएंगे ना, कोई भी नहीं जाएगा। आपको उनको जॉब ही नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि इनको, हमको, हमारे पॉलिटिशियन, हमारी जो पॉलिटिक्स रैली होती है, हमारे इलेक्शन की रैलियों में, सभाओं में, हमको इनको यूज़ करना होता है ना। और लोग ये चीज़ें समझ नहीं रहे।
लोगों को समझना चाहिए कि उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी उनके फ़ायदे के लिए, उनका फ़ायदा कुछ नहीं हो रहा है, आम जनता का फ़ायदा नहीं है उसके अंदर कुछ भी। लोगों को समझनी चाहिए। अगर एक यूथ, मुमरा का यूथ ही सिर्फ ये, अगर वो लोग खड़े हो जाए, कोई मैं बोलती हूँ कोई धरना कर ले, कोई प्रोटेस्ट कर ले, कुछ भी कर ले और जॉब के लिए मांग करे। आज हमारे पर बताओ कोई भी इंडस्ट्रियल कोई एरिया कोई क्यों नहीं है? आईटी सेक्टर भी नहीं हाँ, है हमारे पास। यहाँ पर कोई सेक्टर्स है नहीं है, तो ये क्यों नहीं है? हमारे यहाँ पर लोगों को जॉब्स दे। अच्छा, इतना बड़ा स्लॉटर हाउस बनने वाला था, आज तक नहीं बना। अगर वो स्लॉटर हाउस बन जाता, 5,000 लोगों को ऐसी जॉब मिल जाती थी। 5,000 लोगों को स्लॉटर हाउस क्यों नहीं बना अब तक? अब ये जो हॉस्पिटल बना है पीछे MM वैली का, हकीम अजमल हॉस्पिटल, इसमें हमने बाकायदा लेटर दिया था कि मुमरा के लोगों को प्रायोरिटी दी जाए, क्योंकि मुमरा का हॉस्पिटल, मुमरा के लोग कल को कोई इंसिडेंट होता है, कुछ होता है, तो मुमरा के लोग जल्दी पहुंच सकते हैं। आप डोंबिवली से, नेहरू से, इधर से उधर से रखोगे तो नहीं आ पाएंगे डॉक्टर्स। कैसे आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। तो हमने ये भी एक लेटर दिया था वहाँ पर, लेकिन वहाँ पे भी बाहर के लोगों को ज़्यादा डाला गया, मुमरा के लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। तो ये किसका काम होना चाहिए कि मुमरा के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिए जाए। तो हमारे बच्चे डॉक्टर पढ़ चुके हैं लेकिन नेरुल में काम कर रहे, कल वो हॉस्पिटल इधर उधर दूसरे हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर रहे, अपने खुद के हॉस्पिटल में क्यों नहीं कर रहे? बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि एजुकेशन फील्ड में भी आज हमारे बच्चे पीछे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि लोगों को आने, मतलब यहाँ के नगर सेवक को और इसको इस पर ध्यान देना चाहिए। और मुझे लगता है अब उनका टाइम ख़त्म होना चाहिए। 15 साल से, 20 साल से अब लोग भी ना ऐसे होते हैं कि देख देख के भी बोर हो जाते हैं हो सकता है लोगों का मूड चेंज हो जाए और बोले कि बस कितना देखेंगे इसका, अब किसी और को देखने का मौका मिलना चाहिए। ग्रेट। ओके, नाउ हम लोग थोड़ा सा फैक्ट एंड मिथ के बारे में बात करें। ओके, आपके बारे में भी कुछ चीज़ें आई है, लाइक मिथ वर्सेस फैक्ट। एडवोकेट फरज शेख सिर्फ वुमेन रिलेटेड केसेस ही हैंडल करती है। नहीं, फैक्ट है, मिथ है? नहीं, मिथ, बिल्कुल मिथ है। अभी बताओ, सिर्फ वुमेन रिलेटेड क्यों करूँगी? टोरेंट का क्या, टोरेंट मैटर जो है वो सिर्फ वुमेन रिलेटेड है। हॉस्पिटल का मैटर सिर्फ वुमेन रिलेटेड है। हाँ, आज जो पब्लिक टॉयलेट हमने खुलवाया TMC को बोलकर, जो आज मैक कंपनी के बाहर है, मित्तल रोड के बाहर है, अंदर MM वैली रोड पर है, ये सिर्फ वुमेन, हाँ ये बोल सकते हैं कि उस वक्त सिर्फ वुमेन एस्पेक्ट था, क्योंकि लेडीज़ के लिए कोई टॉयलेट, पब्लिक टॉयलेट होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो मार्केट लगती है और बाहर से भी लोग आते थे, रमज़ान का टाइम चालू होने वाला था, तो हमारे पास टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए थी, जो कई टाइम से हम फॉलोअप कर रहे थे। तो हमने रमज़ान से पहले उसको खुलवाया, इसी को नज़र रखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए। लेकिन क्या ये बाकी चीज़ें जो हमने की, तो ये सिर्फ मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मुमरा जैसे एरिया से आने वाले लोग नेशनल लेवल पे इम्पैक्ट नहीं डाल सकते? ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कर सकते हैं, बस अपॉर्चुनिटी और काम उनका करते होना, ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। इंसान किसी भी कोने से, आज सोशल मीडिया भी इतना वायरल हो जाता है कि एक छोटे शहर से जो है हम दूसरे शहरों में, पूरे वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस हो जाते हैं या लोग जानने लगते हैं हमको, तो ऐसा कुछ नहीं है। ओके, लॉयर का काम सिर्फ कोर्ट में ही होता है? नहीं बाहर भी बहुत ज़रूरत पड़ती है इसकी। ओके, लीगल फील्ड में वुमेन सरवाइव नहीं कर सकती, स्पेशली इन टफ एरियाज लाइक क्रिमिनल लॉ। एक बहुत ही फेमस लॉयर है अमीन सोलकर साहब, जो क्रिमिनल केस लड़ते हैं, उनकी डॉटर ज़बरदस्त है, आफरीन सोलकर, वो भी क्रिमिनल लॉयर है, हाई कोर्ट में, मुंबई हाई कोर्ट में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। उनके अंडर में कितने सारे इंटर्न्स है, लेडीज़ है, ऐसा मतलब इट डिपेंड्स कि आप, हाँ, इट्स अ मिथ। ग्रेट। एडवोकेट्स इमोशनली डिटैच होते हैं? एक्चुअली ऐसा नहीं है, डायरेक्ट मैं आपको बोल दूं कि इट्स डिटैच इसलिए होता है क्योंकि वो लॉ के हिसाब से बात करेंगे। तो हाँ, ये लॉ के हिसाब से बात करें, इसलिए लोगों को लगता होगा कि किसी की फीलिंग्स को इनको को पड़ी नहीं है, ये सिर्फ लॉ के हिसाब से बात करते हैं, ऐसे इसीलिए लोगों ने ये बोला होगा। हाँ। एक लॉयर बनने के बाद लर्निंग रुक जाती है? तब तो शुरू होती है और अच्छे से। अच्छा, हाँ, और शुरू होती है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि, सॉरी बीच में आपको रोक रही हूँ, लेकिन लर्निंग जो है ना वो लाइफ टाइम होनी चाहिए। वो किसी भी, हम छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं कुछ चीज़ें। आज हम लोग देखते हैं, अच्छा एक टर्म होता है रिवर्स मेंटरिंग बोलते हैं जिसको,
जिसमें हम बच्चों से सीखते हैं, मतलब हम हमारे छोटों से हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और लाइफ जो है वो एक लर्निंग का पार्ट है। आप नहीं बोल सकते कि हम किस मोड़ पे क्या नहीं सीख सकते, आप सीख सकते हैं। और किसी भी एक जगह पर जाने से या कुछ बन जाने से आपकी लर्निंग कभी स्टॉप नहीं होती। लर्निंग हमेशा लाइफ टाइम चलते रहती है, एवरीडे। आज की जनरेशन के लिए लीगल नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हमारे छोटे से अभी देख लीजिए, मैंने ये देखा है कि हमारे यहाँ पर लड़के जो है वो ना बाइक पर 3 लोग बैठ कर जाते हैं, जो कि मना है, बिल्कुल मना है। तो हमारे यहाँ पर लोग जो है वो मुमरा में चलेंगे तो बिना हेलमेट के चलते हैं, आगे जाएंगे तो हेलमेट पहन लेते हैं। हाँ, तो ऐसे क्यों कि हाँ नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। अब लॉ की नॉलेज में क्यों बोल रही पता है, लोगों को पता होनी चाहिए कि कल को कहीं आप पकड़े गए। अभी एक रिसेंट केस बताती हूँ आपको, हुआ था एक आदमी, मतलब एक बंदा था, वो पकड़ा गया आरटीओ की तरफ से। तो आरटीओ वाले ने उसको लेकर आया वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि आपको इतना इतना चालान कटने वाला है। तो उन्होंने बोला कि आप कौन? बोले मैं ये ऑफिसर हूँ। आपका यूनिफॉर्म किधर है? उसको लॉ पता था, इसलिए उसने सवाल किया और वो सेव हुआ। आपका यूनिफॉर्म किधर है? आपका कैब किधर है? आपका ये किधर है? वो किधर है? उसने सवाल किया। क्यों किया? क्योंकि वो लॉ जानता था, उसको लॉ पता था, उसने वो सवाल किया। तो वो जो ऑफिसर वहाँ पर था वो खुद चुप हो गया। अच्छा अच्छा चलो चलो, जो अंदर से करना नहीं है, ये सब अंदर से करना नहीं, और उसको भेज दिया। आप लॉ मैंने इससे पहले भी कहा, आप अपने सेफ गार्ड के लिए यूज़ कर सकते हो, इसलिए लॉ की जानकारी होना ज़रूरी है। आप गलत कर रहे हो वो तो गलत है, लेकिन आप अगर अपना बचाव कर सकते हो तो मैं जस्ट पॉइंट पार्ट मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा कर सकते हो, क्योंकि आप अगर लीगली अवेयर हो ना तो आप सामने वाले को पकड़ सकते हो। ओके, जो स्टूडेंट लॉ पढ़ रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगी? डिपेंड्स कि मतलब वो अब देखिए, मैंने लॉ इसलिए पढ़ा था क्योंकि मुझे पॉलिटिकल फील्ड में लॉ की ज़रूरत लगी कि ये होनी चाहिए। जो लोग प्रैक्टिस करते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको स्टार्टिंग से उनको प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। मान लीजिए कि कोई BLS करता है, कोई LLB करता है, यानी कोई 5 साल का कोर्स करता है, कोई 3 साल का कोर्स करता है। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि एटलीस्ट उनको ना फर्स्ट ईयर से ही, पहले साल से ही उनको प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए। चाहे वो टाइपिंग का हो, चाहे वो किसी एडवाइज़र के साथ बैठ जाए, कोर्ट में जाए, कुछ भी कर, लेकिन उनको प्रैक्टिस चालू कर देनी चाहिए फर्स्ट ईयर से। दैट्स वेरी नाइस। अच्छा, सैनिक नगर में आप लोगों ने कोई स्ट्रीट लाइट लगाए थे? हाँ हाँ, सैनिक नगर में कैसा है, वहाँ के जो नगर सेवक थे पहले के, लोग उनसे परेशान थे। ओके। लोग उन पर इतना गुस्सा थे कि लोगों ने ये कहा कि उनका तो कफन भी नहीं लेंगे हम। अल्लाह। लोग इतने उनसे परेशान हैं और इतना उनको नापसंद करते हैं। वहाँ के लोगों की बात है ये, वहाँ के लोगों ने ऐसा बोला। अच्छा। तो ये 2-3 इशू आए थे असेंबली इलेक्शन के दौरान कि लाइट लगवा के चाहिए, और वहाँ पर कुछ लोगों के घर में टॉयलेट नहीं है, अभी तक टॉयलेट नहीं है। मैंने वहाँ पर कुछ लोगों के फॉर्म भरवाए हैं। वहाँ पर सैनिक नगर में भी हमारे जोया मैडम हैं, उन्हीं के थ्रू उन्होंने ही काफ़ी लोगों को लेकर आए थे कि भाई इनके यहाँ पर टॉयलेट नहीं है। तो मैंने उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसके बेसिस पर मैंने उनके फॉर्म्स भरवाए हैं। तो उनका भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है उनके घर में भी टॉयलेट आ जाएंगे। लेकिन वहाँ पर बच्चे, जब मैं असेंबली एक इंसिडेंट बताना चाह रही हूँ बीच में, असेंबली इलेक्शन में हमने वहाँ पर एक छोटा सा ये रखा था, गैदरिंग रखा था कि लोगों से जो है वो हम लोग बातचीत कर पाएँ। बच्चों ने इतनी, मतलब इनोसेंस, बच्चे तो हमेशा इनोसेंट ही होते हैं, और इतने अच्छे से बोला उन्होंने, दीदी प्लीज़ आप जीत जाएंगे ना, ये रोड प्लेन करना, हम लोग को क्रिकेट खेलने नहीं आता है, इसमें हमारे को पत्थर लगते हैं पैर पर। तो वो बच्चे, मतलब बच्चों की भी डिमांड है, बच्चों की भी नीड्स, आप इलेक्शन में जाते हो तो उनकी नीड्स को आपको फुलफिल करना है। तो जब मैंने उनको कहा, अरे बेटा टेंशन मत ले, करवा के देंगे इंशाल्लाह ज़रूर, वो बच्चे पूरे अलमास कॉलोनी की नाके तक मेरी गाड़ी के पीछे 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 आए और फरज शेख जिंदाबाद और ऐसे करके नारे लगा दिए। मुझे मतलब लोगों में एक, बोलते ना, एक उत्साह जागा कि नहीं ये लोग करेंगे करके, कि ये एक चीज़ करता हुआ जब इंसान देख लेते ना कि जब इसने ये कर दिया तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। तो हमारे मुमरा शहर को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब वो बाहर निकले ना तो उनको रोड सीधा चाहिए, जब वो घर में हैं उनको पानी चाहिए, उनको लाइट चाहिए, बेसिक। मतलब हमारी कोई हाई डिमांड भी नहीं है, वो भी ये पूरा नहीं कर पाते जो 15-15, 20-20 सालों से बैठे हुए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब लोगों को जो है ना अपना माइंड बना लेना चाहिए। अब उनको बोलना चाहिए कि भाई आप घर बैठो,
आराम करो, बहुत काम कर लिया आपने, अब दूसरे काम करेंगे। वेल फरहत, आपके साथ एक्चुअली बहुत अच्छा लगा ये पॉडकास्ट बनाने के लिए। बहुत सारी चीज़ समझ में भी आई, सीखने में भी आई। एंड एक टैगलाइन जो मुझे आपके लिए लगा कि फरहत या तो जीतेगी या तो सीखेगी पर हारेगी नहीं, दैट व्हाट मुझे समझ में आया आपसे बात करके। मैं चाहूँगा कि बीइंग अ वुमन, आपने एडवोकेट की स्टडीज़ की, अपार्ट फ्रॉम दैट आप सोशल वर्क में हो, मैरिड हो, घर संभाल रहे हो, तो और भी लोग हैं मुमरा में, तो आप वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कुछ हमारे व्यूअर से बताएंगे? जी, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है मुझे कि मैं मेरी मुमरा शहर की जो लड़कियां हैं, मैं उनसे थोड़ा मुखातिब हो पाऊँ। और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ नदीम भाई का कि मुझे उन्होंने मौका दिया इस बात का। मैं ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, लड़कियाँ, ऐसा वो एक ज़माना था जब बोला जाता था कि अरे लड़कियाँ नहीं कर पाएगी। आज लड़कियाँ भी कर लेती है और लड़के भी कर रहे हैं। तो जब लड़कियों की बात आती है ना, चैलेंजेस कहीं नहीं ऐसा है कि नहीं आएंगे आपको, चैलेंजेस हर जगह पर आएंगे, लेकिन काम आपका बनता है कि आप उसको कैसे टैकल करते हो। आप अपनी हिम्मत नहीं हारना चाहिए आपको वहाँ पर। आप जो है वो नेक इरादे, पक्के इरादे के साथ अगर आप उतरो ना, तो वो शाहरुख खान का डायलॉग ऐसे ही नहीं है कि आप जब किसी चीज़ को पाने की कोशिश करो तो पूरी कायनात आपके पीछे आपको सपोर्ट करती है। तो ये कहीं ना कहीं सच है कि अगर आप किसी चीज़ के लिए कोई नेक इरादे से और कोई आप ये चाहते हो कि नहीं मुझे ये करना है, तो आप वो अचीव कर सकते हो। और मैं जब बोलते ना, अगर मैं एक लड़की हूँ, मैं अपना घर भी देख रही हूँ, मैं एक सोशल फील्ड भी देख रही हूँ, और मैं लोगों से भी मुलाकात कर रही हूँ, आने वाले दिनों में इलेक्शन लड़ने का भी जज्बा रख रही हूँ, और आने वाले दिनों में पावर में रहकर लोगों के साथ, लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ बेहतर, जो शायद एक मुमरा वाले कई सालों से जो डिज़र्व करते थे, वो आज हमको जो चीज़ें अगर मिल रही है, जो 2020 साल 25 साल पहले जो हमारे लिए प्लान हो चुकी है, लेकिन अब हमको जाकर अगर वो एक एक चीज़ मिलेगी, तो वो नहीं, हम पीछे नहीं जाना चाहते, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और जहाँ तक रही बात लड़कियों की, तो लड़कियों, आपके लिए एक मैसेज यही रहेगा कि आप जो वो ठान लो। और पेरेंट्स, अपनी बच्चियों पर भरोसा करो। आपकी बच्चियाँ, जब आप भरोसा दिखाओगे ना, मैं आपको दावे के साथ कह सकती कि बच्चियाँ आपका भरोसा बिल्कुल नहीं तोड़ेगी, ना बच्चे तोड़ेंगे। और माँ बाप को भी चाहिए, क्योंकि एक बोलते ना, एक जो शुरुआत होती है ना, वो घर से होती है। अगर घर मजबूत रहे, वो सपोर्ट करे ना, तो लड़का हो या लड़की, वो पूरी दुनिया जीत सकती है। अगर वो उनके पीछे खड़े रहे, वो उनके साथ खड़े रहे, अगर वो खड़े रहे तो वो कर सकती है। तो आप जो उनकी हिम्मत बने, आप लड़कियों की हिम्मत बने। जब हम कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। आज मैं एक घर की बेटी थी, लेकिन आज मैं मुमरा की बेटी बन गई हूँ। तो मेरे लिए भी खुशी की बात है कि आज आपने देखा होगा कि ये कई सारे जो मिशंस जो चल रहे हैं, लड़कियाँ जो है वो मिलिट्रीज़ में हैं, कितने बड़े बड़े मिशन जो है वो लोग कर रही है। तो वो लोग देश के लिए करना चाहते हैं, वो शहर के लिए करना चाहते हैं। शायद आपकी घर की बेटी भी किसी फील्ड में जो है वो कुछ करना चाहती होगी, तो आप उनके ऊपर एक भरोसा करके देखें। वो शहर भी संभाल सकती है, वो घर भी संभाल सकती है, वो पूरा सिस्टम संभाल सकती है। तो बस आखिर में यही कहूँगी कि कुछ ज़रूरी नहीं पॉलिटिक्स, आप किसी भी फील्ड में जाओ, लेकिन अपना 100% दो। और वहाँ पर जो है वो जितने भी चैलेंजेस आए, उसको जो है वो टैकल करो, इंशाल्लाह जीत आपकी होगी। माशाल्लाह, वेरी नाइस। ओके, कुछ सवाल मेरे पर्सनल भी थे जो मुझे ऐसा लगा। प्लीज़। हाँ, ओके, अभी जैसे भी आप बिलोंग करते हो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से, तो क्या ये हर पार्टी सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैं बताऊँ, केरला में वायनाड करके एक इलाका है। बताया आपने। हाँ, वायनाड में पिछले बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ था, मुस्लिम लीग ने जो है वो अपनी सीट, अपना कैंडिडेट हटाकर को जो है वो सीट दी थी। अच्छा। हाँ, तो आज जब इंडिया अलायंस का भी जब शुरुआत हुई थी, तो सबसे पहले मुस्लिम लीग को अप्रोच किया कि आप जो है हिस्सा बनोगे, आप इंडिया आओ, क्योंकि ये एक्चुअल में सेक्युलर पार्टी है। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए। हाँ, इसका एक मोटिव ये ज़रूर है कि जो माइनॉरिटीज़ है, जो मुसलमान हैं, इनकी सेफगार्ड के लिए काम करे, लेकिन ये प्योर सेक्युलर है, ये चुनावी सेक्युलर नहीं है। इसके बाद उन्होंने अपनी लॉयल्टी का, यानी मुस्लिम लीग ने अपनी लॉयल्टी का सबूत दोबारा भी दिया। पहले वायनाड में राहुल को हमारी सीट दी, मुस्लिम लीग का कैंडिडेट रहा कि कांग्रेस, उसके बाद उनकी बहन जी को, फिर अब जो इलेक्शन हुआ था 2024 का लोकसभा का चुनाव, उसमें भी मुस्लिम लीग ने को जो सीट दी, यहाँ तक कि जिता के भी लाए। पहले
लड़े थे, फिर वहाँ पर रायबरेली से भी वो जीत गए और वायनाड से भी वो जीते। तो जब बाई इलेक्शन हुआ खड़ी हुई तो उनको भी मुस्लिम लीग ने जिता कर लाई। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि वो सिर्फ मुस्लिम पार्टियों को ही समर्थन करती है, वो सेक्युलर पार्टियों को करती है ऐसे। ओके, एक सवाल मेरे दिमाग में ये था जी। कि मैंने मुंब्रा में और सी बहुत सारी सी बहनों को देखा जो माशाल्लाह किसी का यूएसपी है एजुकेशन में वर्क करना, किसी का यूएसपी है लाइक ट्रैफिक वगैरह कंट्रोल करना और लोगों को बैक टू बैक सपोर्ट करना। एडवोकेट फरहत की यूएसपी क्या है? मतलब ऐसा कौन सा एक क्षेत्र है, जैसे आपने बताया कि आपने प्राइवेटाइजेशन से बचाया प्रॉपर्टी को, और उसके अलावा कौन सा आपका स्पेशलाइजेशन है? देखिए फिलहाल मेरी नज़र में अभी जो मुझे करना है वो खास तौर से एजुकेशन और ड्रग्स, ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो कौम पढ़ी लिखी हो ना वो आगे बढ़ेगी। हाँ, आप देखो जैन कम्युनिटी को देखो, आप बोरा कम्युनिटी को देखो, पढ़े लिखे हैं ना तभी आगे कर रहे हैं। अगर हमारी कौम भी पढ़ेगी ना तभी आगे बढ़ेगी, अगर वो नहीं तो ये जो उनका जड़ है ना उसको जो है वो मजबूत करना ज़रूरी है, जो है एजुकेशन, और एजुकेशन की तरफ लेकर जाना और ड्रग्स से पीछे हटाना लोगों को हमारे। तो जब ये होगा ना तो लोग जो है वो अपने दिमाग में एक एम सेट कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग में कोई सेमिनार किया है? सेमिनार नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ हमने लीगल वर्क किए हैं, हमने कमिश्नर से जाके मुलाकात की इसके ताल्लुक से, और बाकायदा हमने लेटर्स दिए इसके ताल्लुक से, और कई वक्त तक कुछ जगहों पे रेड भी पड़ी थी इसके ताल्लुक से, लेकिन वो बात अलग है कि वो शायद मीडिया में नहीं आ पाई। लेकिन हमने हमारी तरफ से कोशिश, इससे तो कहा ना कि अगर पावर में रहूँगी तो ज़रूर देखना इंशाल्लाह कि ड्रग्स के ऊपर काबू ज़रूर लाएंगे हम लोग। वेल, ये थे एडवोकेट फरहत शेख। शी वॉज वेरी डेयरिंग बोल सकते हैं, और बहुत ही बिंदास तरीके से इन्होंने हर चीज़ खुल के रख दिया। आई थिंक अभी कोई टॉपिक बचा नहीं है, सो लेट्स एंड आवर पॉडकास्ट हियर। एंड हाँ, मैं रिक्वेस्ट करूँगा फरहत से कि प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब नदीम मेमन ब्लॉग। अब बोले। ओके, सो सबसे पहले तो यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, और हमारी फील्ड के ताल्लुक से बहुत बात हुई, और नदीम भाई का शुक्रिया, उनका जो ब्लॉग है नदीम मेमन ब्लॉग, इसको ज़रूर से आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे कई लोगों को भी और वो लेकर आएंगे जिससे शायद आप इंस्पायर हो और आपको भी मदद मिले उसके लिए। तो ज़रूर से जो है नदीम भाई को जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।